इस लेक्चर से हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स का, और वो है स्ट्रक्चरल डायनामिक्स। और जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हम इसमें सिंपल किस्म के स्ट्रक्चर्स का डायनामिक फोर्स के अगेंस्ट रिस्पांस कैलकुलेट करना सीखेंगे। डायनामिक फोर्स वो फोर्स है जो टाइम डोमेन में वेरी कर रही होती है। डायनामिक फोर्स, और ये बार बार ये कॉन्सेप्ट और ये वर्ड आएगा, हर वो चीज जो डायनामिक है उससे आपके ज़हन में फौरन आ जाना चाहिए वेरिंग विद टाइम। सो अभी तक आप जिन फोर्सेस से फेमिलियर हैं बाकी कोर्सेज में, वो बेसिकली स्टैटिक फोर्सेस हैं। स्टैटिक फोर्स का मतलब एक कांस्टेंट फोर्स जो सडनली अप्लाई होगी स्ट्रक्चर पे और फिर वो वही नंबर स्टे करेगा। डायनामिक फोर्स उसके बरक्स एक ऐसी फोर्स होगी जो अपनी मैग्नीट्यूड और अपनी उसमें डायरेक्शन, दोनों चीजों में वेरी कर रही होगी टाइम के साथ साथ। उसका मैग्नीट्यूड भी फ्लक्चुएटिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसका जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट नहीं होगी, वो भी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी। ऐसी फोर्स के अगेंस्ट अगर ऐसी फोर्स स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर दी जाए, तो जो उसका स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स है, यानी स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रक्चर के अंदर पैदा होने वाली शियर और मोमेंट, ये चीजें स्ट्रक्चरल डायनामिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करके कैलकुलेट की जाती है। मैं इसको अभी राइट फ्रॉम स्टार्ट स्टैटिक एनालिसिस के कॉन्ट्रास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाए कि अभी हम आगे क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं अगले 3-4 वीक्स, जिसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। अभी आप फॉर एग्जांपल स्टैटिक एनालिसिस का कोर्स पढ़ रहे होंगे, जिसमें आप मैट्रिक्स एनालिसिस पढ़ रहे होंगे, डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड पढ़ रहे होंगे। स्टिफनेस मेथड में आप जो प्राइमरी इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, वो इक्वेशन है एफ वेक्टर इज इक्वल टू के मैट्रिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर। सॉरी, एफ वेक्टर मैंने यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम लिख दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एफ वेक्टर इज इक्वल टू के मैट्रिक्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेट से उसको हम यू का नाम दे देते हैं। ये वो प्राइमरी इक्वेशन है जो अभी आप स्टैटिक एनालिसिस में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये एक सिंपल स्ट्रक्चर होता जिसपे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती और उसमें सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होती, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैस अटैच टू अ स्प्रिंग कर दूं, एक स्प्रिंग है और एक मैस उसके साथ अटैच है एम, लेट से स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग की स्टिफनेस जो है वो के है, तो सिंपल इक्वेशन जो है वो हुक्स लॉ की बन जाएगी। F इज इक्वल टू के टाइम्स u, वेयर u इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस mass. So F is equal to ku is the Hooke's law, where k is the spring constant or stiffness, u is the displacement and F is the applied force. So F इसके ऊपर एक applied force लग रही है जिसकी वजह से ये u displacement प्रोड्यूस हो रहा है। इस केस में एक ऐसा स्ट्रक्चर हमने एज्यूम किया हुआ था जिसमें सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, या वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकता था, जो फोर्स की डायरेक्शन थी। लिहाजा एफ भी एक कांस्टेंट नंबर होगा, के भी एक कांस्टेंट नंबर होगा और यू भी सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर होगा। लेकिन यही कॉन्सेप्ट जब हम मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स पे अप्लाई करते हैं, जिसमें बहुत सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, कुछ ट्रांसलेशनल होती हैं, कुछ रोटेशनल होती हैं, तो यही इक्वेशन फिर इस टॉप की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, कि जिसमें फोर्स एक नंबर नहीं होता बल्कि सारी की सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर अप्लाइड फोर्सेस पर मुश्तमिल एक वेक्टर होता है। हम उसको कहते हैं एफ वेक्टर। और ये उन्हीं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अंदर जो इन फोर्सेस की वजह से डिस्प्लेसमेंट्स आ रही हैं, उन डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर को हम कहते हैं यू वेक्टर। ठीक है, ये जो वेक्टर है ये भी एक वेक्टर है, और हम एज्यूम करते हैं कि एफ वेक्टर और यू वेक्टर आपस में एक कांस्टेंट क्वांटिटी से रिलेट कर रहे हैं, और वो कांस्टेंट क्वांटिटी है स्ट्रक्चर की स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हो जाएगी इस केस में, इसलिए कि ये मल्टीपल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर है। अनलाइक जैसे ये मैंने एक मैस अटैच टू अ स्प्रिंग ड्रॉ किया था जो कि सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर था। लिहाजा ये हमारी प्राइमरी इक्वेशन बन जाती है स्टैटिक एनालिसिस में। आप इसको मैट्रिक्स
के जो सॉल्यूशन के मेथड्स हैं उनसे सॉल्व कर सकते हैं। आप के इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ वेक्टर से मल्टीप्लाई करके यू वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप प्राइमरीली यही कर रहे होते हैं किसी भी स्टैटिक एनालिसिस के दौरान। सो जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जिस भी ऑर्डर में आपस में कनेक्टेड हैं, वो सब के सब के मैट्रिक्स की फॉर्मुलेशन में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और एफ वेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे आप गिवन अप्लाइड फोर्सेस को इस्तेमाल करके, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टू कैलकुलेट अननोन डिस्प्लेसमेंट। और फिर आप फर्दर ये भी करते हैं कि ये ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट यू वेक्टर जब मालूम हो जाता है तो फिर इससे बैक कैलकुलेट करते हैं एलिमेंट लेवल की फोर्सेस, एलिमेंट लेवल की शेयर और मोमेंट, और उसके लिए भी दोबारा से यही इक्वेशन अप्लाई करते हैं टॉप पे जो है, लेकिन अब ये एलिमेंट लेवल पे अप्लाई करते हैं। सो इस प्रोसेस से आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं। व्हाट इफ के अब इसके कॉन्ट्रास्ट में मैं यही फोर्स जो है ये डायनामिक कर देता हूं। लेट से इसी इसी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की एग्जांपल लेते हैं, लेकिन अब मैं जो फोर्स है वो फोर्स को एक फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे लिख लेता हूं। यानी ये एक कांस्टेंट नंबर नहीं है, बल्कि ये एक फ्लक्चुएटिंग नंबर है जो टाइम के विद रिस्पेक्ट वेरी कर रहा है। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करूं तो ये टाइम एक्स एक्सिस पर होगा और एफ ऑफ टी की वैल्यू वाई एक्सिस पर होगी। अब ये कांस्टेंट लाइन नहीं होगी या कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, बल्कि ये कुछ भी हो सकती है जिसकी कोई भी वेरिएशन हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है, रेगुलर हो सकती है। और पॉजिटिव का मतलब एक डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब दूसरी डायरेक्शन। तो अगर ये नंबर हाइट में वेरी कर रहा है तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड में वेरी कर रहा है। अगर ये नंबर पॉजिटिव हो रहा है और फिर नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब है ये अपनी डायरेक्शन भी रिवर्स कर रहा है। सो लिहाजा अगर फोर्स को डायनेमिक कर दिया जाए तो इस कोर्स में हम देखेंगे कि इक्वेशन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की इक्वेशन है वो ये नहीं रहेगी जो मैंने टॉप पे लिखी है। ठीक है, सो इसको मैं लिख लेता हूं स्टैटिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस। लेकिन जब एफ फंक्शन ऑफ टाइम हो जाता है, अप्लाइड फोर्सेस टाइम डोमेन में वेरी करती हैं, तो फिर हमारी डिस्प्लेसमेंट और फोर्सेस के दरमियान रिलेशनशिप ये टॉप वाला नहीं रहता, बल्कि उस केस में एक और इक्वेशन डेवलप करेंगे हम। वो इक्वेशन हमारे स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करेगी, बजाय कि ये सिंपल लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन जो कि मैट्रिक्स इक्वेशन है इस केस में। इस केस में जब फोर्स टाइम वेरिंग हो जाता है तो उस सूरत में हम देखेंगे कि जो हमारी गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इससे बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, और वो लीनियर इक्वेशन होने की बजाय वो एक सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सो एक वो ओडीई होगी जो हम सॉल्व करेंगे तो फिर स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होगी अगेंस्ट अ डायनामिक फोर्स। और ये ओडी इक्वेशन इसलिए बनेगी कि इसके बनने की वाहिद एक ही वजह है कि हमारी फोर्स अब डायनामिक हो गई है। तो लिहाजा हम देखेंगे कि इस टर्म के अंदर कुछ नई टर्म्स ऐड हो जाएंगी, और जो नई टर्म्स होंगी वो डिफरेंशियल टर्म्स होंगी। सो लिहाजा पूरी इक्वेशन जो बनेगी वो सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी फ्लक्चुएटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर स्ट्रक्चर, चाहे वो सिंगल डिग्री हो चाहे वो मल्टीपल डिग्री हो। ठीक है, सो ये मेन फर्क है डायनामिक एनालिसिस का और स्टैटिक एनालिसिस का। सो ये जो मैंने चीज लिखी है ये है डायनामिक एनालिसिस। सो अभी हम इस सेक्शन में जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, हम सिंपल स्ट्रक्चर्स का डायनामिक एनालिसिस पढ़ेंगे, और हमारी जो अप्रोच होगी वो स्टैटिक एनालिसिस के कोर्स से डिफरेंट होगी। स्टैटिक एनालिसिस में हम ये करते हैं कि हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं जो सिंपल होता है, और फिर फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो आप ट्रस एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर 2D ट्रस एलिमेंट से, फिर उसको 2D फ्रेम एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको और उस पर स्टैटिक फोर्सेस अप्लाई करके सॉल्व करना सीखते हैं, फिर उसको 3D फ्रेम एलिमेंट में करना सीखते हैं। सो आप स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, और लोडिंग तो वही स्टैटिक लोडिंग होगी, पॉइंट फोर्सेस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, लेकिन वो स्टैटिक फोर्सेस होंगी। डायनामिक एनालिसिस में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि एक सिंपल स्ट्रक्चर एज्यूम करेंगे स्टार्ट में, और उस स्ट्रक्चर पर अप्लाइड डायनामिक लोडिंग की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। यानी पहले हम एक सिंपल ऐसी डायनामिक लोडिंग लेंगे, फॉर एग्जांपल
जो एक सिंपल पुश और पुल हो, और पुश और पुल फोर्स जो है वो जाहिर है कि एक साइनोसाइडल फंक्शन से शो की जा सकती है, जेंटल पुश और जेंटल पुल। ठीक है, सो अगर एफ ऑफ टी की वेरिएशन टाइम में एक साइन फंक्शन की तरह की होगी, तो आप फिजिकली उसको सोच सकते हैं कि ये फोर्स ऐसी है जो एक जेंटल पुश के तौर पे आ रही है और फिर डायरेक्शन बदल रही है एक जेंटल पुल के तौर पे। सो एक इस तरह की रेगुलर लोडिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे फॉर द सेम सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, और सारी की सारी जो कॉम्प्लेक्स डायनामिक लोडिंग्स हैं, और अल्टीमेटली हम बिल्कुल रैंडम लोडिंग पर जाएंगे जो जिसमें कोई ऑर्डर या पैटर्न नहीं होगा। सो यूं हम स्ट्रक्चर सिंपल रखेंगे लेकिन लोडिंग को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, और वंस हम एक सिंपल स्ट्रक्चर पे सारी कॉम्प्लेक्स लोडिंग का सॉल्यूशन सीख लेंगे, फिर हम अगले स्टेप में स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स करेंगे, यानी एक रिलेटिवली रियल मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पे जाएंगे। सो ये हमारी अप्रोच होगी इस सेकंड पार्ट ऑफ द कोर्स में। सो अभी हम ये करते हैं कि एक वो सिंपल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं जिस पर हमने डायनामिक लोडिंग डिफरेंट तरीके की अप्लाई करके रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम उस सिंपल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं जो हमारे आगे कई लेक्चर्स में चलेगा, और हम उसी एक सिस्टम के ऊपर, एक स्ट्रक्चर के ऊपर कई किस्म की डायनेमिक लोडिंग्स का रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसको हमने नाम दिया है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का, उस सिंपल स्ट्रक्चर को। ठीक है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, और शॉर्टली मैं इसको एसडीएफ सिस्टम कहूंगा। सो ये एक सिंपल किस्म का स्ट्रक्चर है, और कुछ लोग नाम से ही गैस कर चुके होंगे। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ एक ही पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसको बाकी डायरेक्शंस का नहीं पता, या ये उन डायरेक्शंस में मूव नहीं कर सकता मैथमेटिकली। तो हम इसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे और उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की एफ ऑफ टी फंक्शंस अप्लाई करेंगे, और देखेंगे कि यू ऑफ टी कैलकुलेट होके क्या आता है, बिकॉज अब यू भी फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। सो अप्लाइड फोर्सेस भी फंक्शन ऑफ टाइम, और सारे के सारे रिस्पॉन्सेज भी फंक्शन ऑफ टाइम। सो अगर आप ये अप्लाइड फोर्सेस स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते हैं, तो सारे रिस्पॉन्सेज लाइक शेयर फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब एक कांस्टेंट नंबर नहीं रहेंगे, बल्कि ये वेरी करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे, टाइम पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। सो सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चरल सिस्टम डिफाइन करते हैं। सो हम कहते हैं कि एक सिंपल स्ट्रक्चर हम वो एज्यूम करते हैं कि जिसको आइडियलाइज किया जा सके एज अ कॉन्सेंट्रेटेड मास m supported by a massless structure with stiffness k in the lateral direction. So imagine करें कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जिसका सारा का सारा मैस उसके टॉप पर, मोस्टली ऑलमोस्ट सारा का सारा मैस उसके टॉप पर कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग लेकर आए और उसका भी 2D वर्जन सिर्फ जेन में लाएं अगर, तो आप कह सकते हैं कि लेट से लाइट स्टील कॉलम्स हैं और उसके बाद हैवी रिजिड कंक्रीट रूफ है। तो जाहिर है कि इस कंक्रीट रूफ के मुकाबले में इन अकेले जो कॉलम्स हैं, हॉलो कॉलम्स, इनका अपना वेट बहुत कम होगा। तो हम फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग पर्पस ये एज्यूम कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर का पूरा मैस m जो है वो इस टॉप के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, और हम इन कॉलम्स को हाइपोथेटिकली मैसलेस एज्यूम कर सकते हैं फॉर आवर ओन स्ट्रक्चरल आइडियलाइजेशन पर्पस। इन कॉलम्स के अंदर लेटरल स्टिफनेस होगी, मतलब जाहिर है कि ये मैस अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा तो ये कॉलम्स उसको स्टिफनेस प्रोवाइड करेंगे, रोकेंगे उसको। ठीक है, वो जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेट से वो रेजिस्टेंस है के, एक कांस्टेंट नंबर जो इन दोनों कॉलम से मिलके हमें बन रहा है, और ये नंबर रेजिस्टेंस है अगेंस्ट दिस डिस्प्लेसमेंट के, और उस डिस्प्लेसमेंट को लेट से मैं यू कह देता हूँ। ठीक है, सो अब अगर लेट से ये स्ट्रक्चर के ऊपर लेटरल फोर्स आती है, कोई एफ अप्लाई होता है लेटरल फोर्स, तो ये हैवी मैस एम जो होगा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, और हम कोई और डिग्री ऑफ फ्रीडम लेट से एज्यूम नहीं करते, यानी हम वर्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी इस मैस की वर्टिकल मूवमेंट कंसिडर नहीं करते,
हम इस हैवी रिजिड रूफ की रोटेशन कंसिडर नहीं करते, सिर्फ वाहिद डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम कंसिडर करते हैं लेट्स से इस केस में, वो ये लेटरल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसके अंदर की डिस्प्लेसमेंट को हमने यू का नाम दे दिया। इसको आप यूं भी सोचें जरा कि लेट्स से आप जब एक 3 डायमेंशनल फ्रेम एलिमेंट ज़हन में लेकर आते हैं, 3D फ्रेम एलिमेंट, तो उस फ्रेम एलिमेंट के लेट्स से मैं ये एक वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे फ्रेम एलिमेंट ड्रॉ करता हूं, तो हमें पता है कि इसके हर नोड पे जो 2 नोड्स हैं 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अवेलेबल हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या डेफिनेशन है कि एक पॉसिबल डायरेक्शन या एक पॉसिबल वे ऑफ मूवमेंट जिसमें कोई पॉइंट मूव कर सके। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है, अगर ये 3D की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक्स वाई और जेड की लेट से, तो ये पॉइंट 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रखता है, यानी 6 तरीकों से मूव कर सकता है, 3 डायरेक्शंस में ये ट्रांसलेट कर सकता है एक्स वाई और जेड में, और ये इन्हीं 3 के अबाउट रोटेट भी कर सकता है। तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब है 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3D फ्रेम एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो। इसी तरह ये दूसरा नोड भी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं और 2D फ्रेम एलिमेंट की बात करूं, 2D फ्रेम एलिमेंट की, तो उसमें क्या होगा कि एक डायरेक्शन की ट्रांसलेशन, ठीक है, और बाकी 2 डायरेक्शंस की रोटेशन खत्म हो जाएंगी, एक्स और वाई लेट से सिर्फ रह गए हैं अब। तो अब ये जो 2D फ्रेम एलिमेंट है ये क्या कर सकता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर नोड रखता है, 2 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जो एक्स और वाई में है, और एक z के अबाउट रोटेशन, वो भी एक्स वाई प्लेन में होगी। ठीक है, सो लिहाजा एक रोटेशन रह जाएगी। अगर मैं यहां इसको डीकंपोज करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं 3 ट्रांसलेशनल कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी, यू एक्स, यू वाई, यू जेड, और 3 रोटेशनल को अगर मैं नाम दे दूं आर एक्स, आर वाई और आर जेड का। ठीक है, तो जब इन 6 में से जब हम प्रॉब्लम को 2D में कन्वर्ट करेंगे, ये था 3D में, ठीक है, अब जब 2D में आ गए, z डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने z डायरेक्शन निकाल दी, तो अब जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हर नोड पे बच जाएंगी वो कौन सी होंगी, यू एक्स, यू वाई, और एक रोटेशन होगी जो आर जेड होगी। बेसिकली आर जेड अगर आप इमेजिन करें राइट हैंड रूल से, तो वो असल में आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन है आर जेड। आउट ऑफ प्लेन डायरेक्शन में अगर थंब को लेके जाएं और फिंगर्स को कर्ल करें, तो आप देखेंगे कि असल में वो रोटेशन एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो लिहाजा आर जेड रह जाएगी, लेकिन आर वाई और आर एक्स के लिए आपको जेड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और वो इसमें है नहीं, लिहाजा हम वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएंगे। सो समरी ये हुई कि एक 2D फ्रेम एलिमेंट में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, 2 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक रोटेशनल, इसी तरह दूसरे नोड पर भी होंगी। यही, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब चले जाएं 2D ट्रस एलिमेंट पे। 2D ट्रस एलिमेंट, ट्रस एलिमेंट में आपको पता है सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती। सो लिहाजा उसके केस में तो सिंपली आपके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर नोड रह जाएगा। 2D का मतलब है सिर्फ एक्स और वाई है, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर नोड आपका केस इस केस में रह जाएगा, और वो दोनों ट्रांसलेशनल होंगी, यानी यू एक्स और यू वाई बस। ठीक है, और वो यू एक्स का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक पॉइंट पे, और यू वाई का मतलब है वर्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक हो गया, इधर भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब पॉइंट ये है कि आप इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करें, इस 2D ट्रस एलिमेंट को भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बनेगा जिसके ऊपर हम अप्लाइड डायनामिक इफेक्ट इस सेक्शन में देखेंगे। सो लिहाजा मैं कहता हूं कि इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3D फ्रेम एलिमेंट से 2D फ्रेम एलिमेंट पे आए, वहां से 2D ट्रस एलिमेंट पे आए, डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्दर रिड्यूस हो गई, और अब आप आ जाए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पे। आप इमेजिन करें कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके यहां पर सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ है एक नोड पर। इधर तो 2 ट्रांसलेशनल थी यू एक्स और यू वाई, अब आप यू वाई को भी इग्नोर कर दें, सिंपल यू एक्स को एज्यूम करें, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम या 1 ट्रांसलेशन कह लें, 1 ट्रांसलेशन। ठीक है,
सो अगर आप ये करेंगे और दूसरे एंड के ऊपर आप इसको फिक्स सपोर्ट कर दें, बॉटम को फिक्स कर दें, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वैसे ही आपने खत्म कर दी, और टॉप के ऊपर सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम रहने दी जो यू एक्स है, यू वाई को भी इग्नोर कर दिया। तो ये जो सिस्टम आप बन गया है बिल्कुल एंड पे, ये है हमारा एस डी एफ सिस्टम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। यानी इसमें सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ है, और वो है हॉरिजॉन्टल डिग्री ऑफ फ्रीडम, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यू एक्स। तो हम एज्यूम करेंगे कि अगर इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की जाए, एफ ऑफ टी, वेयर एफ ऑफ टी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स डिपेंडेंट ऑन टाइम यानी डायनामिक फोर्स, तो यू एक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम में यू ऑफ टी क्या प्रोड्यूस होगा। ये है हमारा अल्टीमेट गोल, कि गिवन एफ ऑफ टी के अगेंस्ट यू ऑफ टी क्या डेवलप होगा, और एफ ऑफ टी और यू ऑफ टी एक ही डायरेक्शन में है, और वो यू एक्स की डायरेक्शन है इस स्पेसिफिक केस में। सो यूं हमने एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम डिफाइन किया, जो यूं समझ लें सिंपलेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कि कोई और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने एज्यूम नहीं की, जो कि हम आम तौर पे स्टैटिक एनालिसिस में करते हैं। अभी हमने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एज्यूम किया, लेकिन ये जो सिस्टम एंड पे हमने बनाया ये इतना भी अनरियलिस्टिक नहीं है। कुछ रियल केसेस ऐसे भी हैं जिनमें स्ट्रक्चर को वाकई इस तरह के सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से मॉडल किया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल स्टार्ट की थी कि एक टू डी फ्रेम है, और एक ऐसा फ्रेम है जो बड़े लाइट हॉलो स्टील कॉलम से बना हुआ है, और उसका सारा का सारा मैस मोस्टली टॉप पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये फ्रेम जो है इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाती है, या लेटरल अर्थक्वेक आ जाता है, लेटरल डायरेक्शन में जो है वो ग्राउंड शेकिंग आ जाती है। दोनों सूरतों में ये एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की तरह मॉडल किया जा सकता है, बिकॉज हमें पता है कि इस लोडिंग या इस शेकिंग के अगेंस्ट ये हैवी मैस ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, ये हैवी मैस रोटेट नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम में मूव करेगा, जो कि ये यू वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और इसका सारा का सारा मैस टॉप पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, सो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो मूव कर रहा है या जिसके ऊपर अप्लाइड लोडिंग लग रही है, ये यहाँ पे सारा का सारा मैस कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो ये कॉलम है या एक से ज्यादा कॉलम्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस मैस को, इन कॉलम्स का काम है लेटरल डायरेक्शन में स्टिफनेस प्रोवाइड करना। ठीक है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये के भी अब एक नंबर होगा, फिक्स नंबर होगा, ये के मैट्रिक्स नहीं होगी, बिकॉज एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अब यूं समझ लें ये 1 by 1 की मैट्रिक्स होगी या एक नंबर होगा। सो ये के जो है ये एक कांस्टेंट नंबर होगा जो सपोर्टिंग एलिमेंट से आ रहा होगा। सो ये है हमारा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, और ये इस तरह के केसेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह एक और सिस्टम एज्यूम करें कि आरसी टैंक है, वो फुल ऑफ वाटर है, और एक ही कॉलम है जिसपे वो सपोर्ट कर रहा है, और टैंक का जो अपना वेट है वो इतना ज्यादा है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम का वेट बहुत कम है। तो हम फॉर स्ट्रक्चरल मॉडलिंग पर्पज ये एज्यूम कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारा का सारा मैस टॉप पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये जो कॉलम है ये स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट लेटरल डायरेक्शन। तो अगर इस टैंक के ऊपर कोई ग्राउंड शेकिंग आती है लेटरल डायरेक्शन में, तो इसका मैथमेटिकल मॉडल बिल्कुल सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की तरह का बनाया जाएगा। सो आज का जो लेक्चर है वो मोस्टली हम इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम से इसकी स्ट्रक्चरल डायनामिक्स या डायनामिक फोर्सेस के अगेंस्ट इसका रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना देखेंगे। सो अगर मैं ये इसको रब करता हूं, सो फिर आपको इसका एक जनरल वर्जन दिखाता हूं, जो मैंने यहाँ बॉटम पे इवन बनाया भी है। सो अगर इस तरह के जो सिंपल किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं इनका एक जनरल मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाए, तो वो कुछ इस किस्म का होगा। लेट्स से ये देखें कि एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है जिसमें आपके पास मोस्टली जो फ्लोर है वो रिजिड है। रिजिड इसलिए एज्यूम किया है कि ये हमने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं कंसिडर की, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इस फ्लोर में या इस मैस में कोई इंटरनल स्ट्रेचिंग या इंटरनल कंप्रेशन नहीं हो रही।
ये पूरा का पूरा फ्लोर रिजिड की तरह, एक रिजिड बॉडी की तरह मूव करेगा, यानी एक पॉइंट पॉइंट जैसे मूव करता है, एक इकट्ठा मूव करता है, उसी तरह ये इकट्ठा मूव करेगा। इसके अंदर कोई इंटरनल अपनी डेफॉर्मेशन नहीं होगी, तो रिजिड बॉडी मूवमेंट होगी। और u ऑफ t हमने नाम दे दिया उस डिस्प्लेसमेंट को जो उस वाहिद डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर डेवलप हो रही है, बिकॉज ऑफ एनी अप्लाइड फोर्स और बिकॉज ऑफ एनी ग्राउंड शेकिंग। और ग्राउंड भी रिजिड है, यानी हमने फिक्स सपोर्ट एज्यूम की हुई है बॉटम पे, ठीक है, ये ग्राउंड रिजिड है, फिक्स सपोर्ट। तो इसका मतलब है कि जो स्टिफनेस है वो सारी की सारी कॉलम से आ रही है। तो कॉलम्स रिजिड नहीं है, कॉलम्स फ्लेक्सिबल है, लेकिन कॉलम मैसलेस भी हैं। ये भी इसके अंदर एक एजम्पशन है कि कॉलम मैसलेस है और पूरे स्ट्रक्चर का मैस फ्लोर लेवल पे ही लंप कर रहा है। तो बहुत से केसेस में जैसे मैंने ये एग्जांपल दी हैं, ये एजम्पशन करना इतना गलत भी नहीं होता। एक और एग्जांपल देखें कि जैसे ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हैवी रूफ है जिसके टॉप पर, और ये कुछ कॉलम्स के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को अगर आप 2D केस देखें तो एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की तरह मॉडल किया जा सकता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लें, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है जो जिसका सारा का सारा मैस टॉप पर है और एक कॉलम उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमारा एक आइडियलाइज्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक और एग्जांपल है, ठीक है, ये देखें एक और एग्जांपल। तो इसका मतलब है कि ऑल्दो कि हमने बहुत ही सिंपलेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर का मॉडल अभी एज्यूम किया है, जिसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, और जिसमें इसका मतलब है कि ये सारा का सारा मैस टॉप पर कॉन्सेंट्रेटेड है और स्टिफनेस कॉलम से आ रही है। इसी को आप यूं भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था, मैस और के। तो ये दोनों एक ही मॉडल की दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक ही बात है। बल्कि आपको कुछ जगहों पर ये सिंबल भी मिलेगा, इसको आप यूं भी एज्यूम कर सकते हैं, a mass attached to a spring which is resting on a frictionless surface, कि अगर ये मैस इस डायरेक्शन में मूव करना चाहे तो कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगी, बल्कि सारी की सारी रेजिस्टेंस जो है वो इस स्प्रिंग कांस्टेंट के से आ रही होगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन नंबर 1 या रिप्रेजेंटेशन नंबर 2 या रिप्रेजेंटेशन नंबर 3, ये तीनों एक ही चीज है, एक ही सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के रिप्रेजेंटेशंस हैं। यानी इन सब में क्या चीज कॉमन है कि मैस एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, ये पॉइंट, या ये पूरा जो फ्लोर है ये भी रिजिड है, तो लिहाजा एक पॉइंट, सेंटर पॉइंट पे सारा मैस लंप हुआ हुआ है। और सपोर्टिंग एलिमेंट से लेटरल स्टिफनेस आ रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन तीनों स्ट्रक्चर्स में एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ है, जो कि लेटरल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके अंदर की डिस्प्लेसमेंट को हमने u ऑफ t का नाम दिया हुआ है, जो किसी भी अप्लाइड f ऑफ t की वजह से या अप्लाइड हार्मोनिक लोडिंग या किसी भी अप्लाइड ग्राउंड शेकिंग की वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है। सो अगर आप इसकी टाइम डोमेन में इसकी डिस्प्लेसमेंट u ऑफ t को प्लॉट करें, ठीक है, तो आप उसकी टाइम वेरिएशन भी प्लॉट कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। फॉर एग्जांपल, अभी हमने एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जो है वो डेवलप कर लिया है, जो कि इस तरह का है, एक पोर्टल फ्रेम की तरह का है, लेकिन इस फ्रेम में हमें पता है कि सारा का सारा मैस इस फ्लोर लेवल पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। इस एजम्पशन के साथ अगर इस सिस्टम को देखें और हम इसको एक इनिशियल एक डिस्प्लेसमेंट देते हैं u नॉट, ठीक है। u नॉट मैं नाम देता हूं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को। u नॉट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ये कोई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है जो मैंने इसको यूं समझ लें कि इनिशियली अप्लाई कर दी है, अप्लाइड डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रक्चर को पकड़ के u नॉट जितना जो है मैंने इसको मूव करवाया और फिर रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो इसको अगर मैं ग्राफिकली इसकी मोशन को डिस्क्राइब करूं तो कैसे करूंगा कि टाइम एक्सिस है x एक्सिस, y एक्सिस पे u ऑफ t है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो टाइम जीरो के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है वो u नॉट है, ठीक है। टाइम जीरो के ऊपर डिस्प्लेसमेंट u नॉट है, विच मींस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट।
उसके बाद जब हम इसको रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट जीरो के ऊपर ये जो पॉइंट है ये पोजीशन नंबर 1 को शो कर रहा है, 1 को। ठीक है। सो जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये पहला काम ये करेगा कि दोबारा से अपनी इनिशियल अनडिफॉर्म्ड शेप पर वापस आएगा, जो कि डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। सॉलिड लाइन का मतलब डिफॉर्म शेप और डॉटेड लाइन का मतलब ओरिजिनल अनडिफॉर्म्ड शेप। तो जब इसको रिलीज करेंगे इस डायरेक्शन में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे के छोड़ा, तो ये वापस अपनी अनडिफॉर्म्ड शेप पे जाएगा। अनडिफॉर्म्ड शेप से ही हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पोजीशन नंबर 2 पे जब ये वापस आएगा अपनी ओरिजिनल शेप पे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। लेकिन अपने इनर्शिया की वजह से ये उधर रुकेगा नहीं, बल्कि दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और दूसरी डायरेक्शन में यू नॉट डिस्प्लेसमेंट तक चला जाएगा। सो लिहाजा पोजीशन नंबर 3 के ऊपर दोबारा से पीक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी माइनस यू नॉट। माइनस मतलब दूसरी डायरेक्शन में दोबारा से यू नॉट। सो नंबर 3 पॉइंट जो है ये पोजीशन नंबर 3 को शो कर रहा है। और इसी तरह 3 से दोबारा ये 4 पर दोबारा मेन पोजीशन पे आएगा, 5 में दोबारा ये दूसरी तरफ को पीक पर चला जाएगा। तो यूं ये साइनोसाइडल फंक्शन फॉलो करेगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर आप इस सॉलिड लाइन को देखें तो ये आगे चलती रहेगी हमेशा के लिए अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो अभी तक हमने बनाया है, जिसमें सिर्फ दो चीजें हैं, मैस और स्टिफनेस। और हम इसमें देख रहे हैं कि मैथमेटिकली अभी तक इस मॉडल के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो वक्त के साथ साथ स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट को रिड्यूस करती जाए। सो लिहाजा अगर मैथमेटिकली सिर्फ इतने मॉडल को देखें जो अभी तक हमने डेवलप किया है, तो डिस्प्लेसमेंट को किसी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमेशा के लिए एक पॉजिटिव इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फ्लक्चुएट करते रहना चाहिए, फॉलोइंग अ साइन थीटा फंक्शन या साइनोसाइडल फंक्शन जिसको कहते हैं। सो हमारे पास जो ऑसिलेशन है वो एम्पलीट्यूड यू नॉट जितनी थी, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हमने जब फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से प्लॉट किया तो हमें मालूम हुआ कि ये साइन फंक्शन फॉलो करेगी और विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड यू नॉट जितना जो इनिशियल एम्पलीट्यूड था उस तक फॉलो करेगी। सो इट विल नेवर कम टू रेस्ट, क्योंकि अभी तक हमारे मॉडल के अंदर एज सच कोई मैथमेटिकली ऐसा फीचर नहीं है जो स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट को वक्त के साथ साथ रिड्यूस करता जाए, जो कि हमारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है। हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि वक्त के साथ स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट को रिड्यूस होना चाहिए और अल्टीमेटली ये दोबारा से रेस्ट पे रुक जाना चाहिए, इसको रेस्ट कंडीशन पे। लेकिन अभी इसका मतलब है हमारा मॉडल अनरियलिस्टिक है, इसके अंदर कोई एक फीचर ऐसा उसकी कमी है कि जो ये इंश्योर करे कि स्ट्रक्चर हर गुजरते साइकिल के साथ अपने एम्पलीट्यूड में कमी करता जाएगा, बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, और भी जितने भी फिनोमेना हैं जो इसकी एनर्जी को डिसिपेट करते जाएंगे वक्त के साथ साथ, उनको अभी हमने अकाउंट नहीं किया हुआ। तो अभी ये बड़ा आइडियलाइज्ड सिस्टम है, सिंपल एक मैस और एक सिंपल एक स्प्रिंग कांस्टेंट या एक स्टिफनेस की सोर्स जिसको के नाम दिया हुआ है। तो ये एक अनरियलिस्टिक रिस्पॉन्स है जो अभी हमने प्लॉट किया है, क्योंकि जो एक्चुअल रिस्पॉन्स होगा वो इवेंचुअली रेस्ट पर आके रुक जाएगा, वो एम्पलीट्यूड में कमी करता जाएगा वक्त के साथ साथ। सो लिहाजा अब इस फीचर को ऐड करेंगे इस मैथमेटिकल मॉडल में, और वो हम एक एनर्जी डिसिपेटिंग मैकेनिज्म को ऐड करने से ये फीचर लेके आएंगे। अभी तक हमारे स्ट्रक्चर के अंदर क्या फीचर्स हैं कि एक मैस है एम, वो सारा का सारा टॉप पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और एक लेटरल स्टिफनेस की सोर्स है जो कि इस केस में ये दो कॉलम्स हैं, ये कॉलम और ये कॉलम। और अब हम एक तीसरा एलिमेंट ऐड करेंगे इसके अंदर जो कि इस बात को इंश्योर करेगा कि इसका रिस्पॉन्स रियलिस्टिक हो जाए, और वो तीसरा एलिमेंट है एक हाइपोथेटिकल विस्कस डैम्पर विद अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यूं समझ लें कि हमने फिक्स सपोर्ट और उस फ्लक्चुएटिंग या वाइब्रेटिंग मैस के दरमियान में एक हाइपोथेटिकल डैम्पर लगा दिया। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल डैम्पर है, रियल डैम्पर नहीं है। तो इसका ये सिंबल है, जैसे शॉक एब्जॉर्बर है वो भी एक डैम्पर है। सो ये एक जो सिंबल है ये डैम्पर का सिंबल है, लेकिन ये ज़हन में रखें कि
ये रियल डैम्पर नहीं है, एक हाइपोथेटिकल डैम्पर है, और इस सिंबल को कहते हैं डैश पॉट। सो हम इसको डैश पॉट से डिनोट करेंगे, और इस डैम्पर को हमने नाम दिया विस्कस डैम्पिंग एलिमेंट, ठीक है। और इसका काम ये है कि ये वक्त के साथ साथ जब ये मैस मूव करेगा तो उसकी एनर्जी को डिसिपेट करता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा, इस तरीके से कि वक्त के साथ साथ इस स्ट्रक्चर के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड रिड्यूस होगा, इवेंचुअली ये रेस्ट पोजीशन पे आके रुक जाएगा। इस डैम्पर की, हाइपोथेटिकल डैम्पर की प्रॉपर्टी हम ऐसी सेट करेंगे कि ये बिल्कुल रियल स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है, एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट होता है, या बाकी चीज़ों का जो इफेक्ट होता है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर इवेंचुअली रुक जाता है, उन सारों को अकाउंट कर लेगा। इसकी प्रॉपर्टी इस तरीके से सेट की जाएगी कि ये उन चीज़ों को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर लेगा, ठीक है। सो इसको सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को हम कहेंगे कि अब ये हमारा सिस्टम कंप्लीट हो गया है, और इसके अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मैस या लंप्ड मैस जिसको कहते हैं, ठीक है, और इसी तरह लेटरल स्टिफनेस के जो कि सपोर्टिंग कॉलम से आएगी, और तीसरी चीज है एक हाइपोथेटिकल विस्कस डैम्पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इस विस्कस डैम्पर की एक ही प्रॉपर्टी है और जिसको कहते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, उसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सी की वैल्यू ये बताएगी कि ये डैम्पिंग कोफिशिएंट कैसा होगा, ये कितनी एनर्जी डिसिपेट करेगा, ज्यादा एनर्जी करेगा या कम करेगा। सो एम के एंड सी, एम के एंड सी आर दी 3 स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज नाउ जो कि हमारे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को डिफाइन कर रही हैं। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ऑल्दो के जो सी है ये एक हाइपोथेटिकल डैम्पर की प्रॉपर्टी है, बट ये नंबर स्ट्रक्चर की एनर्जी डिसिपेटिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं एसडीएफ की प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर पे अब आपका एफ ऑफ टी अप्लाई होगा। एफ ऑफ टी एक ऐसी फोर्स है जो डायनामिक फोर्स है। सो हम ये करेंगे कि अगले कुछ लेक्चर्स में स्ट्रक्चर को कांस्टेंट यही एसटीएफ सिस्टम ही रखेंगे, लेकिन एफ ऑफ टी को वेरी करेंगे, स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल डायनामिक फोर्स अप टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स डायनामिक फोर्स जिसमें जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल रैंडम। So many basic concepts in structural dynamics can be understood by studying this simple structure which we have just defined right now. तो अब अगला स्टेप ये है कि एक दफा हमने सिस्टम डिफाइन कर लिया तो अब इसकी एक गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन भी बनाई जाए। इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर ये अप्लाइड फोर्स इस स्ट्रक्चर के ऊपर डायनामिक ना होती, स्टैटिक होती, तो वो तो बड़ी सिंपल थी, और वो थी F इज इक्वल टू के यू। अगर यही सिस्टम मैं बनाता हूँ और वही उसी तरह के है, एम है, और लेट से डैम्पर है, डैशबोर्ड, और इसके ऊपर जो मैंने फोर्स अप्लाई की है लेट से वो एफ है, कांस्टेंट नंबर है, फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, और जो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होनी है वो यू है, तो गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर है बिल्कुल, वो है एफ इज इक्वल टू के यू। आप कोई भी एफ दे दें, कोई नंबर दे दें, के से डिवाइड होके यू आ जाएगा। लेकिन अगर यही एफ ऑफ टी है और यही u जो है वो u ऑफ t है, तो अब इक्वेशन ये नहीं रहेगी, अब इक्वेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। वो इक्वेशन क्या होगी वो अभी हम देखते हैं, इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे स्ट्रक्चर पर और वो इक्वेशन डेवलप कर लेंगे। उस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, और जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया कि ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन होगी। सो रियल स्ट्रक्चर्स के लिए तो ये इक्वेशन डेवलप करना ही सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। इक्वेशन डेवलप हो जाए तो फिर हम इसको सिंपल ओडीई के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे सॉल्व कर लेंगे और स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स आ जाएगा। आमतौर पे ये इक्वेशन 2 अप्रोचेस से बनाई जाती है, एक को कहते हैं डायरेक्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम, और ये अप्रोच हम अभी यूज करेंगे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के केस में, और दूसरी अप्रोच है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जिसको एनर्जी अप्रोच भी कहते हैं। इसमें हम लैग्रांजीज इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल यूज करते हैं, या और जो एनर्जी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं,
और फाइनली इक्वेशन ऑफ मोशन किसी रियल स्ट्रक्चर की डेवलप कर लेते हैं। लेकिन अभी हम डायरेक्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, यानी सिंपली हम इक्विलिब्रियम फोर्सेस का लेंगे और हम देखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन है वही हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप करने के लिए सबसे पहले जरा क्विकली रिवाइज कर लें द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल भी कहते हैं और इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है और वो ये है कि देखें, अगर तीन फोर्सेस हैं आपके पास, लेट्स से एक पार्टिकल है और उसके ऊपर तीन फोर्सेस F1, F2, F3 अप्लाई हो रही हैं। ज़ाहिर है ये तीनों वेक्टर्स हैं, तीन फोर्सेस हैं और ये तीनों फंक्शन ऑफ टाइम है, फ्लक्चुएटिंग फोर्सेस हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि हर टाइम इंस्टेंट पर अगर इन फोर्सेस को सम किया जाए तो नल वेक्टर आ जाए। तो अगर आप इनको सम करें फॉर एवरी टाइम इंस्टेंट फंक्शन ऑफ टाइम, अगर आंसर हमेशा नल वेक्टर आएगा तो विच मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये जो भी मैस है ये ऑब्जेक्ट है। और अगर ये इन तीनों का सम नल वेक्टर नहीं है तो हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट या मैस मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा विद दिस फोर्स m टाइम्स द एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड द न्यूटन सेकंड लॉ, कि अगर ये तीनों जो हैं ये आपस में कैंसल आउट कर दें तो फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, नो मूवमेंट, नो एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ये फोर्सेस बैलेंस आउट नहीं हो रही तो फिर स्ट्रक्चर एक्सेलरेट करेगा और वो जो फोर्स होगी जिससे वो जो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो m टाइम्स a ऑफ t होगी, वेयर a इज द एक्सेलरेशन वेक्टर। डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल सिंपली ये करता है कि वो आपको ये कहता है कि आप इसी रिजल्टेंट फोर्स का जो इफेक्ट है, यानी जो जो इनर्शिया है या जो एक्सेलरेशन मैस के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, आप इसको भी एक चौथी फोर्स की तरह डायरेक्शन रिवर्स करके एक चौथी अप्लाइड फोर्स की तरह ट्रीट कर लें या एज्यूम कर लें और उस फोर्स को इनर्शियल फोर्स का नाम दे दें Fi और इसकी वैल्यू होगी -m टाइम्स a ऑफ t। और फिर आप ये कहें कि इन चारों फोर्सेस का सम नल वेक्टर है। ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, और इसको डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं कि अगर आप इस इनर्शियल फोर्स को अप्लाइड फोर्स की तरह एज्यूम कर लें तो हर टाइम इंस्टेंट पे स्ट्रक्चर फिर भी इक्विलिब्रियम में ही कंसिडर होगा, और लेकिन वो फिर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। सो ये प्रिंसिपल अप्लाई करके हम अपने स्ट्रक्चर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल न्यूटन सेकंड लॉ में ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी मैस इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। यानी आप सिंपली F1 प्लस F2 प्लस F3 करें और ये इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बेसिकली। इसमें आप देखें तो ये R जो है ये डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का तो ये चीज़ एक्सेलरेशन वेक्टर बन जाती है। सो इसको हमने a ऑफ t का नाम दे दिया। सो वो चीज़ जो न्यूटन सेकंड लॉ थी वो असल में कन्वर्ट हो गई है m टाइम्स एक्सेलरेशन में। डी-एलेम्बर्ट कॉन्सेप्ट सिंपली ये कहता है कि अ मैस डेवलप्स एन इनर्शिया फोर्स, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू इट्स एक्सेलरेशन एंड अपोजिंग इट। कि आप एज्यूम करें कि जैसे मैस ने अपने अंदर एक फोर्स डेवलप कर ली है, ठीक है। अभी तो न्यूटन के प्रिंसिपल में तो हमें ये पता है कि स्ट्रक्चर या मैस एक्सेलरेट करेगा विद एन एक्सेलरेशन वेक्टर a ऑफ t। व्हाट इफ कि हम कहें कि ये जो मैस टाइम्स a ऑफ t है, इट इज अ हाइपोथेटिकल फोर्स विच स्ट्रक्चर हैव डेवलप्ड इन इटसेल्फ, और हम उसको इनर्शिया फोर्स का नाम दे देते हैं, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स m इन माइनस ऑफ m टाइम्स a ऑफ t। तो उस सूरत में अगर Fi ऑफ t को एक अप्लाइड फोर्स की तरह मान लिया जाए तो सिंपली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है कि चारों फोर्सेस का सम इज अ नल वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम।
कि all the dynamic forces including the inertia force are in equilibrium। तो ये कॉन्सेप्ट हम अपने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हम इससे इक्वेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने सिस्टम की डिराइव कर सकते हैं, वो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। सो ये जो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल है ये अब हम इस्तेमाल करते हैं अपने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पे। तो ये हमारा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, मास, के और सी, और ये एक अप्लाइड फोर्स पी ऑफ टी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। सो अभी हम एक सेक्शन कट गुजारते हैं ऐसे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जब जिन पॉइंट्स के ऊपर ये कॉलम कट होंगे, जाहिर है कॉलम्स ने हमें इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करनी है या इलास्टिक स्टिफनेस प्रोवाइड करनी है। सो कॉलम के अंदर जो फोर्स होगी ये एफ एस नाम दे दें उसको, और एक कॉलम में हाफ होगी, दूसरे कॉलम में भी हाफ होगी, और ये दोनों मिलके एफ एस बन जाएंगे। इसको हम कहते हैं इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स नाम से ही आप गेस कर सकते हैं कि ये फोर्स जो है ये स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट पी ऑफ टी अप्लाइड लोडिंग उसको रेजिस्ट कर रही है। ये दोबारा से स्ट्रक्चर को वापस मीन पोजीशन पे लाने के लिए एक्ट करेगी। अगर पी ऑफ टी स्ट्रक्चर को राइट वर्ड मूव करना चाह रही है तो ये फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे होगी। जिस पॉइंट के ऊपर ये डैम्पर कट रहा होगा वहां पर एक डैम्पिंग फोर्स मौजूद होगी। तो ये वो फोर्स है जो डैम्पर ने अपने अंदर डेवलप की होगी, और जाहिर है कि डैम्पिंग का इफेक्ट भी यही है कि अप्लाइड मूवमेंट या अप्लाइड फोर्स की वजह से जो मूवमेंट हो रही है उसको डैम्प करे, उसको रेजिस्ट करे, हर गुजरते साइकिल के साथ उसमें कमी करे। सो लिहाजा डैम्पिंग फोर्स भी एफ डी भी जो हमने बनाई है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर अप्लाइड फोर्स राइट हैंड रखी जाए तो। और तीसरी फोर्स जो है वो इनर्शियल फोर्स है, जैसे अभी हमने डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल में देखा कि मूविंग ऑब्जेक्ट भी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। और वो कैसे कि आप उनके अंदर एक इनर्शियल फोर्स एज्यूम करें जो मैस प्रोपोर्शनल हो, और वो ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स होगी। सो लिहाजा हमने एफ आई जो बिल्कुल सेंटर ऑफ मैस पे एक्ट कर रही है वो एज्यूम कर ली, और ये तीनों फोर्सेस जो एफ एस, एफ डी और एफ आई हैं ये तीनों फंक्शन ऑफ टाइम होंगी, बिकॉज अप्लाइड फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल में देखा कि एक मैस था, उसके ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही थी, और हमने चौथी फोर्स इनर्शियल फोर्स एज्यूम करके उन चारों को इक्विलिब्रियम में कंसिडर कर लिया, ठीक है। सो एग्जैक्टली ये हमने किया है कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स तो सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है कि वो पी ऑफ टी को रेजिस्ट कर रही है। तीन फोर्सेस ऑलरेडी अप्लाई हो रही हैं मैस पे, लेकिन और ये उनकी वजह से मूव भी करेगा मैस। लेकिन अगर हम ये करें कि उस मैस के अंदर एक इनर्शियल फोर्स एज्यूम कर लें जो मैस टाइम्स एक्सेलरेशन हो, तो हम उन चारों का सम इक्वल टू नल वेक्टर रख सकते हैं, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में स्ट्रक्चर एज्यूम हो जाएगा। सो अब समरी ये हुई कि स्ट्रक्चर पे चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, पी ऑफ टी, एफ एस ऑफ टी, एफ एस का आधा एक कॉलम वाली जगह पे लग रहा है, दूसरा दूसरे कॉलम वाली जगह पे लग रहा है, और एफ डी और एफ आई। लेट्स से कि जो स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट है बिकॉज ऑफ दिस पी ऑफ टी वो है यू वेक्टर, और जाहिर है ये भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, ये भी कोई फ्लक्चुएटिंग नंबर होगा जो टाइम में वेरी कर रहा होगा। अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया जाए तो ये वेलोसिटी बन जाएगी, स्ट्रक्चर की वेलोसिटी। सेकंड डेरिवेटिव ले लिया जाए तो ये स्ट्रक्चर की एक्सेलरेशन बन जाएगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हमें चाहिए बिकॉज हमने मैस के साथ इसको मल्टीप्लाई करके इनर्शियल फोर्स कैलकुलेट करनी है, एफ आई कैलकुलेट करना है। और आई जो है वो लेट से वो डायरेक्शन है, ये यूनिट वेक्टर है उस वाहिद डिग्री ऑफ फ्रीडम की डायरेक्शन में जो हमने अभी इस सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में एज्यूम की हुई है, और वो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आई जो है वो यूनिट वेक्टर है। सो एट एनी इंस्टेंटेनियस टाइम द मास m इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर टाइप्स ऑफ डायनामिक फोर्सेस, ठीक है। फोर्थ टाइप ये एफ आई को मिला के। सो वो चार फोर्सेस क्या हैं?
एक तो एक्सटर्नल डायनामिक फोर्स है P ऑफ टी, फिर इनर्शियल फोर्स है। इनर्शियल फोर्स जो है ये किसके इक्वल होगी, माइनस एम टाइम्स द एक्सेलरेशन ए ऑफ टी, ए वेक्टर, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, ए ऑफ टी। और ए ऑफ टी अभी हमने देखा है कि वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, यू ऑफ टी का सेकेंड डेरिवेटिव लेके। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये है स्ट्रक्चरल एक्सेलरेशन, स्ट्रक्चरल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ऑफ द मास, ठीक है। इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो तो सिंपली के इंटू यू के इक्वल होगी, ठीक है। यानी ये जो एफ एस है ये इक्वल होगी के, यानी जो स्टिफनेस प्रोवाइडेड बाय द कॉलम्स टाइम्स यू ऑफ टी, ठीक है। यू अब वेक्टर होगा इस केस में, बिकॉज इसकी एक खास डायरेक्शन है जो कि लेटरल डिग्री ऑफ फ्रीडम की डायरेक्शन में, यानी इसकी डायरेक्शन है आई डायरेक्शन। सो के तो एक कांस्टेंट नंबर है जो कॉलम की स्टिफनेस है, लेटरल स्टिफनेस, टाइम्स दी यू, ये होगा इलास्टिक फोर्स जो कॉलम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। And K is the lateral stiffness of the two columns combined. The negative sign means that the forces are always in the opposite direction to the structural deformation. This is to bring the structure back to its neutral position. So minus sign का मतलब है कि जो applied force की डायरेक्शन है P of T की या U of T की, उसके ऑपोजिट हैं ये फोर्सेस किसी एक टाइम इंस्टेंट पे। अगर P of T राइटवर्ड हो जाए तो ये फोर्सेस लेफ्टवर्ड हो जाएंगी, ये ऑपोजिट रहेंगी उसके, बिकॉज ये हर टाइम इंस्टेंट पे अप्लाइड एक्शन को रेजिस्ट कर रही होंगी। चौथी फोर्स है डैम्पिंग फोर्स, जो कि यहाँ पे इस डैम्पर की जगह पे हमने एफ डी को बना दिया। अब ये डैम्पर जो है, जाहिर है ये डैम्पिंग फोर्स डैम्पर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। डैम्पर कई किस्मों के हो सकते हैं, हमने यहाँ पर अपनी सिंप्लिसिटी के लिए सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डैम्पर को एज्यूम किया है, और उसको कहते हैं विस्कस डैम्पर। इस विस्कस डैम्पर की एक ही प्रॉपर्टी होती है जो इसकी बेसिक इनपुट है, जो इसको कंट्रोल करती है, और वो प्रॉपर्टी इसकी एक बेसिक फीचर की वजह से आती है, और वो फीचर ये है कि विस्कस डैम्पर हमेशा ऐसी फोर्स डेवलप करता है जो इसके ऊपर अप्लाइड वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। यानी एफ डी जो है, एफ डी ये हमेशा प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के। अगर आप इस डैम्पर के ऊपर, लेट से मैं इसको एक पिस्टन की तरह, जो डैशपॉट का पिस्टन का सिंबल है वो मैं प्लॉट करता हूं, और ये मैं इसके ऊपर कोई कंप्रेशन फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं इस पे स्लोली फोर्स लगाऊंगा तो ये डैम्पर अपने अंदर जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेगा, यानी एफ डी, वो कम करेगा। अगर हाई वेलोसिटी से फोर्स लगाऊंगा तो ये अपने अंदर ज्यादा फोर्स डेवलप कर लेगा। इसका मतलब है कि डैम्पिंग फोर्स इस स्पेसिफिक विस्कस डैम्पर के केस में, सिर्फ विस्कस डैम्पर की अभी बात हो रही है, जो एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डैम्पर है, इस केस में जो डैम्पिंग फोर्स होती है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। यानी दूसरे मानों में मैं कह सकता हूं कि एफ डी विल बी सिंपली इक्वल टू अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टाइम्स द वेलोसिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू, और माइनस साइन शोज के ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल अपोज कर रही है अप्लाइड फोर्स के एक्शन को, ठीक है। सो आप इस सी कांस्टेंट को, इसको हम कहते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट, और इसके अगर आप यूनिट देखें तो वो होंगे फोर्स टाइम्स टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ, बिकॉज देखें एफ डी इज इक्वल टू सी टाइम्स दी वेलोसिटी डी यू बाई डी टी। अब वेलोसिटी के तो यूनिट होते हैं लेट से मीटर पर सेकेंड, सी के जो भी यूनिट होंगे, और ये न्यूटन है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ये बन गए सी के यूनिट्स, ठीक है। सो फोर्स टाइम्स टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर, या बाकी यूनिट्स में भी आप जो दूसरे सिस्टम्स हैं उनमें भी देख सकते हैं कि इसके क्या यूनिट बनते हैं। तो ये एक कांस्टेंट नंबर है डैम्पिंग कोफिशिएंट, इसकी वैल्यूज बाद में आगे डिटेल से देखेंगे क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन ये नंबर ऐसा सेट किया जाता है स्ट्रक्चर के अंदर कि जो एक्चुअल इफेक्ट है डैम्पिंग का, यानी स्ट्रक्चर के अंदर जो एम्पलीट्यूड में वक्त के साथ साथ कमी आती है वाइब्रेशन के दौरान, स्ट्रक्चर के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस होता है, उसकी एनर्जी डिसिपेट होती है फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, या बाकी चीज़ों की वजह से, वो सारी अकाउंट हो जाती है। सो इसका भी जो नेगेटिव साइन है, इसका ये मतलब है कि डैम्पिंग फोर्स इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी, हेंस इट इज ऑलवेज
डिसिपेटिंग द एनर्जी। ठीक है, सो ये वो चार फोर्सेस हैं। अब इनका सम इक्वल टू नल वेक्टर रखते हैं और देखते हैं कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हमारे पास बनती है। सो मैं कहता हूँ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये तीन तो थी स्ट्रक्चरल फोर्सेस, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये लेट से Fi है, ये Fs है, ये Fd है लेट से, या इसको Fd कह देते हैं, इसको Fs कह देते हैं, और चौथी अप्लाइड फोर्स। इन सब का सम जो है वो नल वेक्टर है। तो अब जरा वैल्यूज पुट करें, m टाइम्स एक्सेलरेशन, c टाइम्स वेलोसिटी एंड k टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू p ऑफ t। ज़ाहिर है ये तीनों माइनस में होंगी, ठीक है, और ये p ऑफ t प्लस में होगी, तो आप इनको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। ये है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। हमने सारी फोर्सेस जो एक लेटरल डायरेक्शन में थी उनका सम नल वेक्टर के बराबर रख दिया। सो ये है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब चूंकि सारी क्वांटिटीज का एक ही डायरेक्शन है, तो लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि u ऑफ t वेक्टर इज u ऑफ t स्केलर टाइम्स यूनिट वेक्टर, और इसी तरह वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अप्लाइड फोर्स, यानी चारों क्वांटिटीज यानी चारों फोर्सेस की डायरेक्शन एक ही है, जो आई डायरेक्शन है, वाहिद डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इसमें एज्यूम की गई है। तो लिहाजा हम ये आई डायरेक्शन ड्रॉप कर देते हैं, तो यही इक्वेशन हम स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज सारी क्वांटिटीज एक ही डायरेक्शन में। सो हम इसको स्केलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये जो बॉक्स में इक्वेशन बन गई है हमारे पास, ये वाली, ये आ जाएगी। mass times acceleration of the structure, acceleration of the only mass available in the structure, plus c times velocity of the structure plus k times displacement of the structure is equal to p of t। ठीक है, सो ये अब फाइनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है या इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमारे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को गवर्न करेगी। इसको सॉल्व कर लें, बेसिकली इसमें u ऑफ t हमारा कैलकुलेट करने वाला है ना। u ऑफ t कैलकुलेट करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर अ गिवन p ऑफ t, और बाकी सारी जो m, k और c हैं वो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हैं, वो भी गिवन होंगी। तो ये एक सेकंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको जरा कंपेयर करें उस सिंपल f इज इक्वल टू के यू से। ठीक है, f इज इक्वल टू के यू, तो अब हमारे पास अगर अगर इसको कंपेयर करें तो हमें पता ये चलता है कि ये जो दो नई टर्म है, एक्सेलरेशन वाली और वेलोसिटी वाली, ये नई टर्म्स हैं जो ऐड हो गई हैं इक्वेशन में, सिर्फ अप्लाइड फोर्स के डायनामिक होने की वजह से। वरना देखें ये के यू टर्म इधर आ रही है और पी ऑफ टी या एफ वाली टर्म इधर आ रही है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया कि P असल में फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, तो हमने ये देखा कि वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स और एक्सेलरेशन डिपेंडेंट फोर्स, डैम्पिंग और इनर्शियल फोर्सेस ऐड हो गई हैं इक्वेशन में। सो इसका मतलब है कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के साथ डैम्पिंग और इनर्शियल फोर्सेस मिलके स्ट्रक्चर वाली साइड से रेजिस्ट करेंगी अप्लाइड फोर्स को। ठीक है, ये एक चेंज आ गया आपके एनालिसिस में बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब आपका P ऑफ T फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, अप्लाइड फोर्सेस डायनामिक हो गई। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी तक की ये हुई कि हमें मैस स्ट्रक्चर का गिवन होगा, जाहिर है जैसे कि मैस की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है तो वो हमें गिवन होगी। अप्लाइड फोर्स गिवन होगी, P ऑफ T वेक्टर गिवन होगा। स्ट्रक्चर के अंदर जितने कॉलम्स हैं यानी दूसरे माने में उसकी लेटरल स्टिफनेस हमें गिवन होगी, और स्ट्रक्चर की डैम्पिंग कोफिशिएंट भी गिवन होगा। अभी तक हमें ये इसका बेहतर आइडिया नहीं है सी कहाँ से आएगा, बट ये जाहिर है हमारे अपने हाथ में, हमने इसको ऐसा ट्यून करना है, ऐसा रखना है कि ये स्ट्रक्चर की एनर्जी डिसिपेटिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करे। तो ये भी हमारे हाथ में होगा, हम खुद प्रोवाइड करेंगे। सो एम, के एंड सी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज होंगी जो हम खुद देंगे, P ऑफ T अप्लाइड फोर्स होगी जो जो गिवन होगी। हमने मालूम क्या करना होगा, उस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हमने स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी होगी, और इसी तरह हमें अगर डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो उसकी बाकी दो डेरिवेटिव्स यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये भी आ जाएंगे। फिर इसके अलावा स्ट्रक्चर के अंदर जो शियर है, ओवरटर्निंग मोमेंट है, जो भी कुछ होगा वो U ऑफ T से ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर अभी आप जब स्टैटिक एनालिसिस करते हैं तो F वेक्टर इज इक्वल टू K मैट्रिक्स इंटू U ऑफ T कैलकुलेट करते हैं।
इक्वेशन अप्लाई करते हैं, सॉरी u ऑफ t नहीं करते बल्कि सिंपल u करते हैं। सो फिर आप ये करते हैं कि आप k का इन्वर्स लेते हैं, f से मल्टीप्लाई करते हैं और u कैलकुलेट कर लेते हैं, u वेक्टर। वो सारी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट जो एंट्रीज हैं वो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर आप एलिमेंट लेवल पे इस ग्लोबल यू को इस्तेमाल करते हुए दोबारा से लोकल फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं, यानी shear इन कॉलम, shear इन बीम, मोमेंट इन कॉलम्स एंड बीम्स फॉर एग्जांपल। सो एग्जैक्टली वही काम यहां पर भी मुमकिन है कि अगर बस फर्क सिर्फ ये है कि जो आपकी गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बदल जाएगी, वो अब ये नहीं रहेगी बल्कि वो कंप्लीट जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन जाएगी। सो लिहाजा अभी हम बाकी प्रोसेस वही है कि उसी तरह u कैलकुलेट करेंगे, फिर ये u इस्तेमाल होगा फर्दर लोकल फोर्सेस वगैरह मालूम करने के लिए। इस सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को ऑल्दो अभी हम नहीं पढ़ रहे, बट कॉन्ट्रास्ट करें जरा मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से। इस वक्त सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ एक नंबर u ऑफ t, वो नंबर फ्लक्चुएटिंग है इन टाइम, बट किसी एक टाइम इंस्टेंट पे वो कांस्टेंट नंबर है। सिर्फ वो नंबर, एक नंबर चाहिए इस स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, या यूं समझ लें कि इसकी स्ट्रक्चर की जो डिस्प्लेसमेंट है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की, इसकी मोशन कैन ओनली बी डिस्क्राइब बाय ओनली वन स्केलर फंक्शन u ऑफ t। इसके बरक्स जरा मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम सोचें कि वो क्या हो सकता है, कि अगर एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें हमने तीन मुख्तलिफ जगहों पे मैसेज को लंप किया हुआ है या कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम किया हुआ है, लेट्स से, और वो 3 स्टोरी बिल्डिंग है, लेट्स से हमने कहा कि एक फ्लोर लेवल पे m1 है, दूसरे फ्लोर लेवल पे m2 है, तीसरे पे m3 है। अब उस सूरत में स्ट्रक्चर की डिफॉर्म शेप को अगर डिस्क्राइब करना है किसी एक टाइम इंस्टेंट पे, या उसकी ओवरऑल मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो हमें तीनों मैसेज के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं u1, u2, u3 बैक वक्त ये चाहिए होंगे। स्ट्रक्चर का अगर सिर्फ u1 ऑफ t फंक्शन गिवन कर दिया जाए तो हम स्ट्रक्चर की डिफॉर्म शेप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो लिहाजा हमें ये तीनों u1, u2, u3 चाहिए टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ द स्ट्रक्चर एट एनी गिवन टाइम इंस्टेंट एंड एट ऑल टाइम इंस्टेंट्स। हमें ये तीन नंबर चाहिए। सो लिहाजा ये एक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। सो हमने बेसिकली क्या किया कि वो जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एज्यूम की थी एक मैस पे, वो तीन मुख्तलिफ जगहों पे मैसेज एज्यूम करके उधर तक एक्सटेंड कर दिया। लेकिन अभी भी हमने वर्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम एज्यूम नहीं की, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एज्यूम नहीं की, तो विच मीन्स कि हम इसे कह सकते हैं कि ये एक सिंप्लीफाइड मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। यानी मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में भी सिंप्लीफाइड वाला कि सारी की सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी भी हमने कंसिडर नहीं की। लेकिन अभी हम इस लेक्चर में और ऑनवर्ड्स कुछ लेक्चर्स में सिर्फ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सो अभी एक एंड पे ये काम भी करते हैं कि अप्लाइड लोडिंग के लिए तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बना दी, अब हम बनाते हैं अप्लाइड ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, यानी ग्राउंड शेकिंग के लिए या अर्थक्वेक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी। ठीक है, यानी अब हम एज्यूम करेंगे कि स्ट्रक्चर के ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लग रही, बल्कि स्ट्रक्चर की जो बेस है उसके ऊपर एक शेकिंग आ रही है। ठीक है, वो शेकिंग आ रही है और उसका नाम, उसको सिंबल हमने दे दिया यू जी वेक्टर। सो यू एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है जो डिस्क्राइब कर रहा है ग्राउंड की शेकिंग को। तो और जाहिर है कि इसकी कोई भी, हमें नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यू जी का एज्यूम करूँ कि ये एक ऐसा साइनोसाइडल फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये ग्राउंड एक तरह से जेंटली एक डायरेक्शन की तरफ जाती है, फिर दूसरी तरफ जाती है, फिर वापस आ जाती है। ठीक है, सो एक साइनोसाइडल वेरिएशन ऑफ ग्राउंड शेकिंग इस केस में बन जाएगी अगर मैं ये वाला यू जी ऑफ टी फंक्शन एज्यूम करूं। बट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये यू जी ऑफ टी एक जनरल फंक्शन है जो कोई भी टाइम का फंक्शन हो सकता है और अप्लाइड फोर्स कोई नहीं है। अब जो स्ट्रक्चर के मैस की डिस्प्लेसमेंट होगी ड्यू टू द ग्राउंड शेकिंग, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट तो होगा जो रिजिड बॉडी मोशन होगी
बिकॉज ऑफ द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड इटसेल्फ। तो अगर ये कॉलम पहले इसकी बेस यहाँ पे थी और अगले टाइम इंस्टेंट पे वो यहाँ पर आ गई है, तो इसका मतलब है जो टोटल रूफ के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी यू टोटल, वो यू टोटल के दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा तो सीधा सीधा जब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही मूव कर गया इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, यानी यहां तक आ गया, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट कॉलम खुद भी डिफ्लेक्ट हुआ है या स्ट्रक्चर खुद भी डिफ्लेक्ट हुआ है। तो वो जितनी मूवमेंट थी वो यहां से आगे जितनी भी थी वो यू ऑफ टी थी, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये सेम होगी या इक्वल होगी यू जी ऑफ टी के, यानी जितना ग्राउंड मूव हुआ उतना ही स्ट्रक्चर का टॉप भी मूव हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर का टॉप ऑन टॉप ऑफ ग्राउंड मूवमेंट वो उससे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ बिकॉज उसके अंदर अपनी डिफ्लेक्शन भी आ गई है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये है स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट, ये है स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट या कॉलम्स की डिस्प्लेसमेंट, इसको यू ऑफ टी हमने कहा हुआ है। लेकिन इसके अंदर ऐड होगा जो यू जी ऑफ टी है, तो फिर हमारे पास टोटल आएगा, टोटल यू, तो उसको नाम दे दिया यू टोटल, यानी ये टी जो टॉप पर है ये टोटल के लिए। और बाकी उसी तरह सेक्शन काटेंगे तो एफ एस बन जाएगा दोनों कॉलम्स का मिला के, और डैम्पर की वजह से एफ डी आ रहा होगा और मैस की वजह से एफ आई आ रहा होगा। तो इसका मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम में तो सिर्फ तीन ही फोर्सेस आ रही हैं, अप्लाइड फोर्स कोई नहीं है। ये ग्राउंड शेकिंग का केस है, सो कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है। जब हमने सेक्शन काटा तो तीन फोर्सेस इसमें ऐड अप हो गई, ठीक है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक केस एज्यूम कर रहे हैं जिसमें हमने एक अर्थक्वेक अप्लाई किया जो ग्राउंड शेकिंग है, और वो अर्थक्वेक की अपनी डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं कह देता हूँ ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, बल्कि ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है लेटरल ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट यू जी ऑफ टी, ठीक है। और ये एक सिंप्लीफाइड अर्थक्वेक आप इसको एज्यूम कर लें जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में शेक हो रहा है, यूनी डायरेक्शनल या वन डायरेक्शनल लेटरल मोशन है, ठीक है। सो एक ही डायरेक्शन में अर्थक्वेक है। वैसे हमें पता है कि अर्थक्वेक एक्स में भी होता है, वाई में भी होता है, जेड में भी होता है, बट लेट्स एज्यूम कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में है जो हमारी वाहिद डिग्री ऑफ फ्रीडम है स्ट्रक्चर के अंदर। और तीसरी बात, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है। तो अगर ऐसा हो कोई अप्लाइड फोर्स ना हो तो सिर्फ तीन फोर्सेस एक्ट करेंगी हमारे स्ट्रक्चर पे, एफ आई, एफ डी और एफ एस। इनकी वैल्यूज देख लेते हैं क्या बनेंगी और फिर इनका सम नल वेक्टर के इक्वेट करके इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे। सो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट ये है। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये बन जाएगा ग्राउंड वेलोसिटी, और एक और दफा डेरिवेटिव ले लूं तो ये बन जाएगा ग्राउंड एक्सेलरेशन। जो रूफ की टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी यू टोटल, और उसके दो कंपोनेंट होंगे। वो एक होगा जो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट है जो रिजिड बॉडी मूवमेंट की वजह से स्ट्रक्चर के रूफ में आ गया, और उसके साथ इन एडिशन टू दैट जो स्ट्रक्चर की अपनी डिफ्लेक्शन होगी बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ दिस ग्राउंड शेकिंग, वो स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट है यू ऑफ टी। तो सबसे पहले अगर जरा जरा एफ एस देखते हैं कि एफ एस क्या बनेगा। एफ एस ऑफ टी हमें पता है इक्वल होता है के टाइम्स दी यू ऑफ टी, लेकिन अब यहां पर ये यू टोटल होना चाहिए या यू एक्चुअल स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल में यहां पर यू ऑफ टी होना चाहिए बिकॉज स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगी तभी कॉलम्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। एज लॉन्ग एज स्ट्रक्चर रिजिड बॉडी की तरह मूव कर रहा है तो कॉलम्स कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। कॉलम्स तब एफ एस प्रोवाइड करेंगे जब स्ट्रक्चर डिफॉर्म होगा। तो इसका मतलब है कि एफ एस की कैलकुलेशन में जो यू ऑफ टी इस्तेमाल होगा वो स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट होगी ये वाली, ये यू टोटल नहीं होगी, ठीक है। जो टोटल रूफ ने डिस्प्लेसमेंट की है उसमें से वो हिस्सा होगा जिस जो जो कॉलम के डिफ्लेक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, जो रिजिड बॉडी की वजह से हुआ है वो ऐड नहीं करेंगे। तो एफ एस विल बी इक्वल टू के टाइम्स यू ऑफ टी। एफ डी को अगर आप देखें तो भी ऐसा ही है, वो इक्वल होगा सी टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ यू ऑफ टी। जो स्ट्रक्चरल डेफॉर्मेशन है उसकी वजह से जो यानी रिलेटिव डेफॉर्मेशन बिटवीन द मैस एंड द फिक्स सपोर्ट, जब यू जी और रिजिड बॉडी मोशन हो रही है तो फिक्स सपोर्ट में और मैस में कोई रिलेटिव डेफॉर्मेशन नहीं है।
कॉलम और मैस इकट्ठे मूव कर रहे हैं, डैम्पर और मैस इकट्ठे मूव कर रहे हैं। यू ऑफ टी में ऐसा हुआ है कि कोई रिलेटिव डेफॉर्मेशन हुई है फिक्स सपोर्ट में और मैस की मूवमेंट में, ठीक है। सो लिहाजा यहां पर भी एफ डी भी तभी डेवलप होगा जब कोई रिलेटिव मूवमेंट होगी बिटवीन दी फिक्स सपोर्ट एंड दी मैस, बिकॉज डैम्पर इन दोनों के दरमियान इंस्टॉल हुआ है। एज लॉन्ग एज दे बोथ आर मूविंग टूगेदर, डैम्पर कोई फोर्स डेवलप नहीं करेगा, कॉलम्स कोई फोर्स डेवलप नहीं करेंगे। सो लिहाजा एफ डी भी इक्वल हो जाएगा सिंपली सी टाइम्स डी यू ऑफ टी बाई डी टी, वेयर यू ऑफ टी सेम एज द स्ट्रक्चरल डेफॉर्मेशन विच इज दिस वन। लेकिन जो तीसरी फोर्स है एफ आई, उस केस में क्या होगा, वो इक्वल होती है मैस टाइम्स एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन तो पूरे मैस की है, ठीक है, वो तो डिपेंडेंट नहीं है किसी रिलेटिव डेफॉर्मेशन के जो कि फिक्स सपोर्ट के विद रिस्पेक्ट हो। तो लिहाजा यहां पर जो u इस्तेमाल होगा बेसिकली, जिसको हम कह देते हैं d2 बाई डी टी स्केयर, यहां पर जो u इस्तेमाल होगा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में, वो u टोटल होगा, अनलाइक दी एफ एस एंड एफ डी। तो ये फर्क है जो पहले केस हमने पढ़ा अप्लाइड लोडिंग के लिए और जो अभी केस ग्राउंड शेकिंग का पढ़ रहे हैं इनमें, कि इनर्शियल फोर्स के अंदर टोटल डेफॉर्मेशन जो मैस की होगी, जो यू टी है टोटल, वो उसका जो है वो डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव इस्तेमाल होगा, ना कि उसमें से सिर्फ स्ट्रक्चरल वाले डेफॉर्मेशन के पार्ट का। सो इनर्शिया जो है वो मैस की अपनी प्रॉपर्टी है, ये इट डजेंट मैटर कि वो मैस किस चीज के विद रिस्पेक्ट मूव हुआ है, जितनी भी उस मैस की टोटल मूवमेंट होगी उसके अंदर उतना इनर्शिया डेवलप हो जाएगा, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है किसी भी और, क्योंकि वो मैस जो है वो अपने इनर्शिया फोर्स को डेवलप करने के लिए किसी और कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो प्योरली मैस की अपनी प्रॉपर्टी है। लिहाजा जितना मैस मूव होगा उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और वो एफ आई बन जाएगा। सो लिहाजा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स तो सेम, माइनस जाहिर है कि ऑपोजिट साइन को शो करेगा, माइनस के यू ऑफ टी, डैम्पिंग फोर्स माइनस सी टाइम्स द वेलोसिटी विच इज कैलकुलेटेड, बेसिकली ये स्ट्रक्चरल वेलोसिटी है, तो इसको मैं टोटल वेलोसिटी नहीं कहूंगा, ये स्ट्रक्चरल वेलोसिटी है, जैसे यू ऑफ टी स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट थी। और यानी ये दोनों रिलेटिव मोशन शो करेंगी, ना कि टोटल एब्सोल्यूट मोशन यू ऑफ टी। लेकिन जो तीसरी फोर्स है इनर्शिया फोर्स, उस केस में हम टोटल डेफॉर्मेशन कंसिडर करेंगे। सो यहां पर अगर आप देखें कि जो एक्सेलरेशन इस्तेमाल होगी इनर्शिया फोर्स कैलकुलेट करने में, वो एब्सोल्यूट या टोटल मोशन होगी। सो लिहाजा माइनस एम टाइम्स the second derivative of u total, and now u total itself is made of two components, one is ug of t plus u of t। तो वो जो सेकंड डेरिवेटिव है वो दोनों पर बारी बारी जाएगा, ठीक है। सो एक दफा सेकंड डेरिवेटिव यू जी का और फिर एक दफा यू ऑफ टी का। अब अगर आप देखें तो ये जो चीज जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, ये क्या बन गई, ये है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं कह सकता हूं ग्राउंड एक्सेलरेशन, ग्राउंड एक्सेलरेशन। और इसी तरह ये जो चीज है ये क्या बन गई जाएगी, स्ट्रक्चरल एक्सेलरेशन, ठीक है, जो स्ट्रक्चर के अपने मैस ने जो एक्सेलरेशन उसके अंदर डेवलप हुई है, ठीक है। सो अब इस इनर्शिया फोर्स की डेफिनेशन के साथ हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। सो हमारे पास यहां पर आएगा m टाइम्स d2 ओवर डी टी स्केयर u टोटल, ठीक है, प्लस बाकी ये दो टर्म्स उसी तरह रहेंगी, इज इक्वल टू 0 या नल वेक्टर। तो ओरिजिनल इक्वेशन ये थी जो मैंने बॉटम पे लिखी है, बट चूंकि यू टोटल में अगेन दो टर्म्स आ गई हैं, तो जो हमारी ग्राउंड एक्सेलरेशन वाली टर्म थी उसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो आपके पास ये टॉप की ये इक्वेशन आ जाएगी जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूं। सो इसमें जो दो टर्म्स यू टोटल की वजह से आई थी, एक यहीं पे रखी जो स्ट्रक्चरल एक्सेलरेशन वाली थी, और जो ग्राउंड एक्सेलरेशन वाली थी वो हम दूसरी तरफ ले गए। अब लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली वही बन गई है जो अप्लाइड फोर्स के लिए हमने इक्वेशन बनाई थी, वही इक्वेशन हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली बन गई।
फर्क सिर्फ ये है कि राइट हैंड साइड पे उस इक्वेशन में पी ऑफ टी था जो कि अप्लाइड फोर्स थी, और यहां पर माइनस एम टाइम्स ग्राउंड एक्सेलरेशन है। सो अगर आप स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो जाहिर है ये सारे बोल्ड वेक्टर्स खत्म हो जाएंगे और सिंपल इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो ये जो चीज है ये ग्राउंड एक्सेलरेशन है। सो अब जरा कंपेयर करें इस इक्वेशन को जो अभी हमने डिराइव की है उस इक्वेशन से जो हमने अप्लाइड फोर्स के लिए डिराइव की थी। लेफ्ट हैंड साइड पे अब एक तरह का हमारे ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट या ग्राउंड एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही है, और ये जो डबल डॉट वाला सिंबल है ये मैं अभी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। किसी भी क्वांटिटी या वेक्टर के ऊपर अगर एक सिंगल डॉट होगा तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा, और अगर दो डॉट्स होंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। डिफरेंट बुक्स में इसके डिफरेंट सिंबल हैं, लेकिन अभी हम इस लेक्चर में ये डॉट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी ये यू जी डॉट डॉट का मतलब सिंपली है टी टू यू जी ओवर डी टी स्केयर। ठीक है, सो लेफ्ट साइड पे वो इक्वेशन है जो अर्थक्वेक के लिए डेवलप की है, राइट हैंड साइड पे ये क्वांटिटी है। राइट साइड पे वो इक्वेशन है जो हमने अप्लाइड फोर्स के लिए डेवलप की थी। अप्लाइड फोर्स में उसके इधर राइट साइड पे पी ऑफ टी था, अप्लाइड डायनेमिक फोर्स थी, और उस केस में बेस फिक्स थी, फिक्स बेस अप्लाइड फोर्स, और यहां पर बेस हमने मूव की है विद गिवन ग्राउंड एक्सेलरेशन। राइट, सो अगर हम इन दोनों को अभी कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी अभी राइट हैंड साइड पे आ गई है, क्योंकि लेफ्ट साइड तो वही है जो अप्लाइड फोर्स के लिए थी। लेफ्ट साइड पर मैं बल्कि टॉप पे लिख भी देता हूं, पहले हमने क्या इक्वेशन डिराइव की थी अप्लाइड फोर्स के लिए, वो थी ये इक्वेशन प्लस सी डी यू ऑफ टी with respect to time plus k u of t is equal to p of t। अब फर्क ये पड़ा है, ये है अप्लाइड फोर्स के लिए, अप्लाइड फोर्स, और ये जो नीचे मैंने इक्वेशन लिखी है ये है अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, अर्थक्वेक के लिए फर्क सिर्फ ये है लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है वो माइनस एम टाइम्स ग्राउंड एक्सेलरेशन है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं माइनस एम टाइम्स यू जी डबल डॉट। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ यू जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस क्वांटिटी को एक इफेक्टिव फोर्स करार दे दूं तो जो u कैलकुलेट होगा वो दोनों केसेस में एक ही होगा, जो अप्लाइड फोर्स के केस में होगा विद फिक्स सपोर्ट और जो ग्राउंड शेकिंग के केस में होगा। ठीक है, अगर मैं p ऑफ t को इक्वेट कर दूं माइनस एम यू जी डॉट डॉट के साथ। ठीक है, सो एग्जैक्टली ये काम हम यहाँ पे करेंगे कि हमने इस माइनस एम यू जी डॉट डॉट को एक इफेक्टिव अर्थ को एक फोर्स का नाम दे दिया जिसको P इफेक्टिव का नाम दे दिया, विच इज इक्वल टू माइनस एम यू जी डॉट डॉट। ठीक है, और अब ये ऐसे ही है जैसे अप्लाइड फोर्स की इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब हुआ कि आप ग्राउंड शेकिंग अप्लाई करें या आप फिक्स सपोर्ट करके वो इफेक्टिव फोर्स एज एन अप्लाइड फोर्स लगा दें, दोनों सूरतों में बात एक ही है, आइडेंटिकल रिस्पॉन्स ऑफ यू ऑफ टी कैलकुलेट होगा। तो मैं रिपीट करता हूं एंड पे अगेन कि आप अर्थ को एक अप्लाई कर दें यानी ग्राउंड शेकिंग अप्लाई कर दें, या फिक्स बेस के साथ अप्लाइड डायनामिक फोर्स लगा दें विच इज इक्वल टू माइनस एम यू जी डॉट डॉट। दोनों सूरतों में सेम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होकर आएगी, मैथमेटिकली ये दोनों केसेस इक्वल है। ठीक है, सो मैं यहां लिखता हूं कि ग्राउंड शेकिंग इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, लेकिन अप्लाइड फोर्स कितनी ही हो माइनस एम टाइम्स यू जी डॉट डॉट हो, यानी वही ग्राउंड एक्सेलरेशन मैथ से मल्टीप्लाई करके अप्लाइड फोर्स की तरह लगा दी जाए विद अ फिक्स बेस, तो दोनों सूरतों में एक ही डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकली प्रोड्यूस होगी। सो मैं लिखता हूं अप्लाइड फोर्स विद फिक्स बेस, फिक्स्ड बेस। सो ये बोथ केसेस आर सेम, ग्राउंड शेकिंग केस एंड अप्लाइड फोर्स विद फिक्स्ड बेस, लेकिन शर्त क्या है कि अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस एम टाइम्स यू जी डॉट डॉट। तो आप ग्राउंड एक्सेलरेशन रिकॉर्ड करते हैं पास्ट अर्थक्वेक्स के केस में, तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि कंप्यूटर मॉडल में ये ग्राउंड शेकिंग अप्लाई कर दें, स्ट्रक्चर को शेक करवाएं
और स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट देख लें। और एक काम ये कर सकते हैं, पैरेलल में एक ही बात हो जाएगी कि आप इस ग्राउंड एक्सेलरेशन को मैथ से मल्टीप्लाई करें और एक डायनामिक फोर्स में कन्वर्ट कर लें और स्ट्रक्चर की फिक्स बेस कर दें और ये फोर्स उसके ऊपर एज एन अप्लाइड फोर्स लगा दें, डायनामिक फोर्स लगा दें। दोनों सूरतों में रिजल्ट एक ही आएगा। सो अभी P इफेक्टिव इक्वल होगा माइनस m टाइम्स द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट विच मींस ग्राउंड एक्सेलरेशन। ये जो हमने नोटेशन इस्तेमाल किया डॉट डॉट वाली, ये सिंप्लीफाई कर देती है। सो d2 ug ओवर dt स्क्वायर को हमने ug डॉट डॉट लिख दिया। सो समरी ये हुई कि द डेफॉर्मेशन u ऑफ द स्ट्रक्चर ड्यू टू ग्राउंड एक्सेलरेशन ug डॉट डॉट is identical to the deformation u of the structure if its base were stationary and if it were applied subjected to an external force P effective equal to minus m times ug dot dot. So ये कॉन्सेप्ट हम आगे साइज्मिक डिजाइन में भी इस्तेमाल करेंगे अगेन एंड अगेन। लेकिन अभी अब आपने मैथमेटिकली देख लिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन आप डिराइव करें दोनों केसेस की तो सेम इक्वेशन आ जाती है विद वन डिफरेंस के एक के ऊपर तो अप्लाइड फोर्स P ऑफ T है और दूसरे के राइट साइड पे माइनस एम यू जी डॉट डॉट है। तो अगर आप एम यू जी डॉट डॉट को एक फोर्स कंसिडर कर लें तो दोनों केसेस एक ही हो जाते हैं। तो आजकल आपको पता है ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है लास्ट सेक्शन में कि हम डायरेक्टली ग्राउंड एक्सेलरेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट की बजाय। सो स्ट्रॉन्ग मोशन एक्सेलरोग्राफ सिस्टम्स होते हैं जो हमें डायरेक्टली यू जी डॉट डॉट दे देते हैं। यू जी डॉट डॉट का मतलब है कि हमें टाइम वेरिंग फंक्शन मिल जाता है जिसमें डायरेक्टली ग्राउंड एक्सेलरेशन होती है वाई एक्सिस पे, ना कि ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ साइज्मोग्राफ्स थे वो हमें यू जी देते थे ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आज हम यू जी डॉट डॉट डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी अर्थक्वेक का। और फिर ये सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि तीनों डायरेक्शंस में एक्स वाई और जेड में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट फॉर दी सिंप्लिसिटी इस सिंपल सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर के केस में हम एज्यूम करेंगे कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन का एक्सेलरेशन सिग्नल है हमारे पास जिसको हम अप्लाइड अर्थक्वेक लोडिंग करार दे रहे हैं। लेकिन अगर आप रियल एक्सेलरेशन टाइम हिस्ट्रीज देखें जो पास्ट अर्थक्वेक्स की हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये बहुत डिफरेंट और रैंडम होती हैं, इनमें कोई पैटर्न नहीं होता। आपको पास्ट अर्थक्वेक्स में ऐसे अर्थक्वेक भी मिल जाएंगे जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होंगे लेकिन बड़े हाई एम्पलीट्यूड के होंगे। अब इस फिगर में जितने पास्ट अर्थक्वेक्स शो हो रहे हैं इन सब का एक्सेलरेशन जो वाई एक्सिस है वो सेम स्केल है, इसी तरह एक्स एक्सिस का टाइम स्केल भी सेम है। तो आप इनको डायरेक्टली इनकी फिगर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो ऐसे अर्थक्वेक भी हैं जो बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन में है लेकिन हाई एम्पलीट्यूड है, ऐसे भी हैं जो बड़े लॉन्ग ड्यूरेशन है लेकिन लो एम्पलीट्यूड है रिलेटिवली, ऐसे भी हैं जिनमें कुछ बड़ी हाई पीक्स हैं और उसके बाद सडनली रिड्यूस हो जाता है, कुछ हैं जो बहुत ही लो एम्पलीट्यूड और कम ड्यूरेशन के हैं। सो हर एक का फ्रीक्वेंसी कंटेंट डिफरेंट है, हर एक में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिल के वो सिग्नल बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें चिली, ये वाला अर्थक्वेक 1985 में, ये लॉन्ग ड्यूरेशन भी है, ऑलमोस्ट 70-80 सेकेंड्स का अर्थक्वेक है और इसमें रिपीटेडली हाई एम्पलीट्यूड साइकिल्स आ रहे हैं कंपेयर टू किसी और को देख लें। फिर एक और बड़ा स्पेशल केस देखें 1985 मैक्सिको सिटी अर्थक्वेक, बड़ा फेमस अर्थक्वेक है जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, ऑलमोस्ट जैसे साइनोसाइडल वेव होती है, ऑलमोस्ट नियर पीरियोडिक किस्म की ग्राउंड मोशन है, जेंटल पुश एंड जेंटल पुल की तरह की, और बड़ी लो एम्पलीट्यूड है कंपेयर टू बाकियों की निस्बत देखें। बट दिस अर्थक्वेक कॉज्ड सिवियर डैमेज इन सेवरल मिड टू हाई राइज बिल्डिंग्स because of a specific effect we call resonance. So ये बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। सो समरी ये हुई कि ये जो रिकॉर्डेड अर्थक्वेक है ग्राउंड एक्सेलरेशन वेक्टर यू जी डॉट डॉट, ये इसकी शेप बिल्कुल रैंडम होती है और स्ट्रक्चरल एनालिसिस पर्पस के लिए ये न्यूमेरिकली डिफाइन किए जाते हैं। अभी तो आप इनको ग्राफिकली देख रहे हैं ना, लेकिन ये न्यूमेरिकली डिफाइन किए जाते हैं, यानी आपको बाकायदा टाइम और यू जी डॉट डॉट का टेबल दिया जाएगा। ठीक है, सो इसमें जो टाइम इंटरवल है वो बहुत स्मॉल होता है, लाइक 0.01 सेकेंड,
तो हर 0.01 सेकंड के बाद आपके पास एक रीडिंग होगी और ये चलेगा लेट से 50, 60, 70 सेकंड तक जब तक अर्थक्वेक है। तो यूं आप इस न्यूमेरिकल डेटा को प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आपके पास इस तरह के आएंगे। सो अल्टीमेट हमारा गोल ये है कि हम एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम गिवन अगर हो तो उस को अर्थक्वेक के अगेंस्ट या बिल्कुल रैंडम लोडिंग के अगेंस्ट उसका एनालिसिस कर सकें। क्योंकि देखें अगर यू जी डॉट डॉट बिल्कुल रैंडम है तो आप इसको -m टाइम्स यू जी डॉट डॉट करेंगे तो भी आपके पास बिल्कुल एक रैंडम फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज m तो कांस्टेंट नंबर है ना किसी एक स्ट्रक्चर के लिए। सो लिहाजा जो रैंडम फ्लक्चुएशन होगी यू जी डॉट डॉट की वही रैंडम फ्लक्चुएशन पी इफेक्टिव की भी आ जाएगी। पी इफेक्टिव जो इक्वल होगा -m टाइम्स यू जी डॉट डॉट। सो लिहाजा हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम बिल्कुल रैंडम लुकिंग फोर्स जो नोमेरिकली डिफाइन की गई हो उसके लिए स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना सीखें, यानी यू ऑफ टी कैलकुलेट करना सीखें। लेकिन हम स्टार्ट में बिल्कुल रैंडम फोर्स से शुरू नहीं करेंगे, हम एक साइनोसाइडल फोर्स से शुरू करेंगे और फिर आगे उसको कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। सो ये वही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और ग्राउंड एक्सेलरेशन हम डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको अगर हम चाहें तो न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करके ग्राउंड वेलोसिटी और फिर एक और दफ़ा इंटीग्रेट करके ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये ग्राउंड एक्सेलरेशन है, बेसिकली यू जी डॉट डॉट है, फिर ये उसको एक दफ़ा इंटीग्रेट करके यू जी सिंगल डॉट यानी ग्राउंड वेलोसिटी, और फिर ये ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट है यू जी ऑफ टी। सो आप चाहें तो इंटीग्रेट करके ग्राउंड वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली रिकॉर्ड हम यही करते हैं आजकल, ग्राउंड एक्सेलरेशन। सो ये जो गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गई है, इसके सॉल्यूशन मेथड्स कई किस्मों के हैं। पहला जो सॉल्यूशन मेथड है वो क्लासिकल मेथड है, यानी जिस तरह हम किसी भी ओडीई को सॉल्व करते हैं उसी तरह आप इसको भी सॉल्व करें विद अ गिवन पी ऑफ टी। ठीक है, जैसे आप समझें कि ये एक ओडीई है जिसको आपने सॉल्व करके इसका बेसिक वेरिएबल जो हमारे केस में डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैलकुलेट करना है। एक और मेथड कहलाता है दोहा मिल्स इंटीग्रल, ये भी हम पढ़ेंगे। क्लासिकल सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे, लेकिन क्लासिकल सॉल्यूशन बिल्कुल रैंडम किस्म की लोडिंग पर एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ सिंपल केसेस पर एप्लीकेबल है, जैसे कि हार्मोनिक लोडिंग हो गई, पीरियोडिक लोडिंग, इम्पल्स लोडिंग, यानी दूसरे मानों में वो लोडिंग जो जिनमें कोई ना कोई पैटर्न है जिसको किसी मैथमेटिकल फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो अगर पी ऑफ टी को किसी फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो उस इक्वेशन का क्लासिकल सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेट्स से मैं पी ऑफ टी को कहता हूं साइन थीटा। अगर साइन थीटा फंक्शन दे दूं पी ऑफ टी को विच मींस अ जेंटल पुल एंड अ जेंटल पुश, तो फिर तो आप पी ऑफ टी को साइन से रिप्लेस कर लेंगे और उसको बिल्कुल जैसे ओडीई सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल रैंडम फोर्स है, न्यूमेरिकली डिफाइंड है, उसके लिए क्लासिकल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बाकी मेथड्स हैं ये उस रैंडम फोर्स पर एप्लीकेबल है। पहला मेथड है दोहा मिल्स इंटीग्रल, फिर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड्स हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के सॉल्यूशन के, और एंड पर हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड जो है वो स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेथड पे चलते हैं। सो आप ओडीई को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़े से अप्रॉक्सीमेट होंगे कंपेयर टू क्लासिकल सॉल्यूशन, बट हमारे केस में ये भी बड़े यूजफुल हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड शायद नहीं पढ़ेंगे, दोहमिल इंटीग्रल और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड्स इस कोर्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये तीनों मेथड किसी भी जनरल डायनामिक लोडिंग पे के अगेंस्ट स्ट्रक्चर का यू कैलकुलेट कर सकते हैं, विच मीन्स के कोई भी पी ऑफ टी हो, कैसा भी कॉम्प्लेक्स पी ऑफ टी हो, ये वो जो इक्वेशन हमने अभी डिराइव की है उसको सॉल्व करने की टेंडेंसी या कैपेबिलिटी रखते हैं। सो डिफरेंट किस्म की डायनामिक लोडिंग क्या हो सकती है, वैसे तो ये नेक्स्ट क्लास में डिटेल से देखेंगे, बट मैं क्विकली डिफाइन कर देता हूँ। पीरियोडिक लोडिंग वो लोडिंग है जो साइन फंक्शन को फॉलो करे, यानी जैसे जेंटल पुश और जेंटल पुल मैं जैसे कह रहा हूँ, और एक रियल केस जिसमें ये अप्लाई हो सकती है स्ट्रक्चर पे वो क्या हो सकता है कि लेट्स से कि एक अनबैलेंस्ड रोटेटिंग मशीन है
जो स्ट्रक्चर के ऊपर इंस्टॉल है, ये रोटेट कर रही है, लेकिन ये इसका जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रोटेशन है वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे नहीं है, विच मीन्स कि ये थोड़ा जब मूव करती है, रोटेट करती है, तो वॉबल भी करती है। और उस वॉबलिंग की वजह से, चूंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली फिक्स है, इंस्टॉल है स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये स्ट्रक्चर के ऊपर एक पुश पुल के साइकिल्स अप्लाई करती है। सो ये एक रियल केस है जिसमें जिसमें साइनोसाइडल फोर्स अप्लाई हो सकती है। साइनोसाइडल फोर्स को हार्मोनिक फोर्स भी कहते हैं। सो ये यूं समझ लें कि डायनामिक लोडिंग्स में सबसे सिंपलेस्ट डायनामिक लोड है जो कि एक साइन फंक्शन को फॉलो करती है, तो साइनोसाइडल फोर्स। इसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फोर्स वो है जो जिसमें साइन फंक्शन तो ना रिपीट हो रहा हो, लेकिन कोई ना कोई पैटर्न जरूर हो, ऐसे ऐसी फोर्स को कहते हैं पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, साइनोसाइडल भी पीरियोडिक फोर्स है, लेकिन उसका एक स्पेशल केस है कि जिसमें पैटर्न जो है वो साइन पैटर्न है। लेकिन जनरल पीरियोडिक फोर्स का मतलब है कि जो भी पैटर्न है वो कुछ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। सो वट एवर पैटर्न इट हैज, वो बार बार रिपीट कर रहा है वही पैटर्न। सो इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर जब लोग चल रहे हैं, वो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो एक ही पैटर्न की है, बार बार रिपीटेड पैटर्न है, तो ये एक पीरियोडिक फोर्स है। इसके अलावा एक और नॉन पीरियोडिक फोर्स हो सकती है जिसको इम्पल्स लोड कहते हैं। इम्पल्स का मतलब है कि एक पीक वैल्यू सडनली विद इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वो अचीव होती है और उसके बाद सडनली रिड्यूस भी हो जाती है। ठीक है, सो ये भी एक डायनामिक फोर्स है, लेकिन ये एक इस कैटेगरी को कहते हैं इम्पल्स फोर्स। और ये आमतौर पे जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्ब ब्लास्ट प्रेशर या इम्पैक्ट, कोई चीज आके स्ट्रक्चर से टकरा जाती है, ये सारी जो फोर्सेस हैं ये इम्पल्स फोर्सेस की कैटेगरी में आती है, ये भी डायनामिक फोर्सेस हैं। और लास्ट कैटेगरी है जिसमें बिल्कुल रैंडम फोर्स, जिनमें कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, और उस केस में जाहिर है अर्थक्वेक आ जाएगा, अर्थक्वेक की इफेक्टिव फोर्सेस। ऑल्दो के एक्चुअल अर्थक्वेक तो एक शेकिंग है ना, लेकिन अभी हमने देखा है लास्ट स्लाइड्स में कि इस शेकिंग को एक इफेक्टिव फोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर वो शेकिंग रैंडम है तो वो फोर्स भी रैंडम होगी। सो ये आर्बिट्ररी लोडिंग की कैटेगरी में आती है। इसी तरह विंड फोर्स भी एक रैंडम फोर्स है। ठीक है, और इसके अलावा भी कई फोर्सेज हैं, रियल फोर्सेज हैं, जिनको इस तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक मेरे जहन में आ रही है कि ऑफशोर स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो ओशन की वेव्स होती हैं वो एक पीरियोडिक पैटर्न अप्लाई करती हैं बार बार। सो उन लोडिंग्स को पीरियोडिक लोडिंग के तौर पे मॉडल किया जा सकता है। सो बहुत सी रियल डायनामिक लोडिंग की यूं क्लासीफाई की जा सकती है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक लोडिंग के अगेंस्ट हमारे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिस्पॉन्स, फिर पीरियोडिक पे जाएंगे, फिर इम्पल्स पे जाएंगे और लास्ट में बिल्कुल रैंडम या आर्बिट्ररी लोडिंग पे जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है जो आपके जहन में आना चाहिए ना, जब डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, कि जब इक्वेशन के अंदर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ऐड हो रही है, इक्वेशन के अंदर बाकी इनर्शियल फोर्स ऐड हो रही है, तो और भी तो कई फोर्सेस हैं जो इक्वेशन में आनी चाहिए, जैसे एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स है, जो भी और आपके जहन में स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई हो रही होती है। लेकिन शॉर्ट आंसर इसका ये है कि हमने एक शॉर्टकट के जरिए उन सारे एनर्जी डिसिपेटिंग फिनोमेना को, जिनको हम एक्सप्लिसिटली मॉडल नहीं कर सक रहे, जिनको हम इक्वेशन में नहीं डाल सक रहे, उनको हमने एक यूं समझ लें कि कवर कर दिया है अप्रोक्सीमेटली यूजिंग डैम्पिंग फोर्स। तो यूजिंग दैट हाइपोथेटिकल डैम्पर जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया, तो असल में कोई डैम्पर नहीं लगा हुआ स्ट्रक्चर के साथ, लेकिन ये डैम्पर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्शनल लॉसेस को, एयर रेजिस्टेंस को। स्ट्रक्चर जब मूव होता है तो हीट में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाती है। जब स्ट्रक्चर मूव होता है तो साउंड में कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है। तो ये सारी जो एनर्जी लॉसेज हैं जिनको हम एक्सप्लिसिटली इक्वेशन में नहीं डाल पा रहे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी है, इनकी क्या टर्म बनेगी, इन सब को हमने डैम्पिंग फोर्स के अंदर एक तरह का एक ही चादर सब पे डाल दी है। ठीक है, ये सी की वैल्यू अब हमारे हाथ में है। सी की वैल्यू हम ऐसी रखेंगे
कि ये इन सारे फिनोमिना को अकाउंट करे। ठीक है, तो अभी आगे अगली क्लासेस में हम देखेंगे कि रियल स्ट्रक्चर्स के लिए सी की वैल्यू क्या रखी जा सकती है, क्या रेंज होती है इसकी, किस किस्म का स्ट्रक्चर हो तो क्या सी की वैल्यू इसके एनर्जी डिसिपेटिंग मैकेनिज्म को अकाउंट करेगी। ओरिजिनल सोर्स तो इसकी ये सारे फिनोमिना ही हैं जो अभी आपने जिक्र किए हैं। ओरिजिनल सी की जो सोर्स है वो ये है, लेकिन उन सोर्सेज को हम एक्सप्लिसिटली मॉडल नहीं कर सकते। तो यूं समझ लें कि ये एक जुगाड़ है जो हम उन सारे चीज़ों को मॉडल करने के लिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने मॉडल में। सो इस सेशन को एंड करते हैं अभी। थैंक यू।